दोस्तों पतली वाली क्रॉनिकल जो कि सितंबर महीने के नाम से आई है और उसमें जुलाई महीने का करंट अफेयर्स दिया गया है। उसको मैंने कुल 5 भागों में कंप्लीट कराया है। जो लोग उन 5 भागों को अलग अलग नहीं देख पाए हैं उनकी सुविधा के लिए पाँचों को एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एक बात और है दोस्तों, जब बात आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की जो कि नीति आयोग जारी करता है, तो उसमें कुल 16 एसडीजी को जो है दिखाया गया है। एक एसडीजी उसमें नहीं दिखाया जाता है, वो है एसडीजी 14, जिसमें जल के अंदर के जीवन की बात कही गई है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो कुल 16 एसडीजी को ध्यान में रख के वो इंडेक्स तैयार किया गया है। एसडीजी 14 में जल के अंदर के जीवन की बात कही गई है। और जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स तैयार किया जाता है तो सारे राज्य और सारे यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इन सब में जो भी प्रदर्शन हुआ है एसडीजी को लेके, उसके आधार पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो आप सबको पता है कि सारे के सारे राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा से नहीं लगते हैं, इसीलिए जो एसडीजी 14 है उसको आधार नहीं बनाया जाता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। देखते हैं नागपुर मेट्रो रेल कॉरिडोर के लिए $200 मिलियन का ऋण, इसका समझौता हो गया है किसके बीच? भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कितनी राशि का? $200 मिलियन का। उद्देश्य क्या है? नागपुर में मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख लेते हैं। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके ठीक एक साल बाद 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, जिसमें अभी 11 देश हैं। 11वां देश जो है वो तिमोर लिस्ते हो गया है। इंडसइंड बैंक का रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम, दोस्तों इंडसइंड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसने जो है अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 2013 के तहत सभी कंपनियों के लिए CSR अनिवार्य कर दिया गया है 2019 से, क्योंकि 2019 में इसका संशोधन किया गया था। तो CSR जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है ऐसी सभी कंपनियों पर जिनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है, और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है। ये भी कंडीशन याद रखिएगा, 500 करोड़ नेटवर्थ मतलब निवल मूल्य। तो ऐसी कंपनियों को पिछले 3 साल में उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाया है उन 3 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया है उसके औसत का 2% शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये 2014 से ऐसा भारत में हुआ है और ऐसा करने वाला मतलब CSR को अनिवार्य बनाने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो ये इंडसइंड बैंक क्या कर रही है? रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को इंडसइंड बैंक इसी CSR से फाइनेंस करेगी, मतलब वित्त पोषित करेगी अपने पैसे से। तो इसमें क्या होगा? 50 प्रतिभाशील महिला कुश्ती खिलाड़ी, कुश्ती एथलीट, जैसे कि इस बार आपने देखा विनेश फोगाट के साथ बहुत ही क्या कहें उसको कि मतलब बहुत गलत हुआ है उनके साथ। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, उन्हें सोच लेना चाहिए कि 100 ग्राम वजन जो है वो कम नहीं कर पाई, मतलब अपने हाथ में क्या है। तो ऐसी महिलाओं को जो सशक्त बनाया जाएगा, उनके लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी, अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब चीज़ें जो है मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको बस मोटी रोटी और घी ही मिल जाए, लेकिन संबंधित खेल से संबंधित जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो अगर मुहैया हो जाए ना तो वो झंडा गाड़ ही दें। यही कारण है दोस्तों हम जो है 71वें स्थान पर हैं। जितना हम गोल्ड नहीं, जितने सब मिला के हम लोग नहीं जीत पाए हैं पदक, उनसे ज़्यादा तो अमेरिका और चीन जो है वो गोल्ड जीते बैठे, 40 गोल्ड जीते हैं। पाकिस्तान भी इस बार गोल्ड जीत गया है, कहीं ना कहीं हमको सोचने पर मजबूर करता है। तो मौका मिले दोस्तों, बहुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। नमक रोटी खा के जो है गोल्ड लाने का मादा रखते हैं। भारत में खिलाड़ी जो है अपने आप से अपना नाम रखता है, अपना नाम जो है दुनिया के सामने रखता है। मेडल लाने से पहले उसको कोई नहीं जानता है, बाद में सब जानने लगते हैं। तो एक तरह से जब गुमनामी का जीवन वो खिलाड़ी जी रहा होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है, और जब सफलता मिल जाती है तो सब उसके साथ आ जाते हैं। यही सरकारें करती हैं। ये नेता जो हैं किसी भी पार्टी के हों, सब मिल बांट के जो है घोटम घोट करके निपटा देते हैं। पैसा जारी होता है, सब लूटपाट करके अपना पेट भर लेते हैं। और ये गरीब खिलाड़ी जो सामान्य परिवारों से बिलोंग करते हैं वो अपनी दम पर ही दोस्तों आगे बढ़ पाते हैं। जैसे ढींगा एक्सप्रेस, हिमा दास को कौन जानता था दोस्तों? हिमा दास, लेकिन अपनी दम पे ही जो है उन्होंने अपना नाम रोशन किया। 4 बैंकों ने सरकार को 6481 करोड़ रुपए का लाभांश सौंपा। तो ये बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। तो सरकार भी कहीं ना कहीं बैंकों में शेयर धारक है। तो बैंकों ने जब प्रॉफिट कमाया तो उसका एक हिस्सा जो है बैंकों ने सरकार को वितरित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग अधिनियम 1970 और 80 के तहत जो बैंक गठित किए जाते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब पब्लिक सेक्टर के बैंक कहते हैं। दोस्तों चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में आपको उपलब्ध करा दूं, लेकिन फिर मैगजीन का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्रॉनिकल इसीलिए जानी भी जाती है कि ये एक विस्तृत अप्रोच लेके चलती है और मैगजीनों से इसीलिए अलग होती है। ये अगला करंट अफेयर्स जो खबर है वो अच्छी नहीं है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। SBI ने MSME सहज लॉन्च किया है। दोस्तों ये एक तरह की पहल या फिर पोर्टल कह सकते हैं। स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है MSMEs के वित्त पोषण के लिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको एक तरह से ऋण कितनी जल्दी से मुहैया कराया जाए, इसको लेकर जो है MSME सहज पोर्टल जो है SBI ने लॉन्च किया है। ऐसे बैंक जो 1 लाख रुपए तक का GST
बिक्री चालान के बदले जीएसटी भरते हैं दोस्तों, वो अपने बिक्री चालान के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उनको ये ऋण ये लोन जो है वो 15 मिनट के भीतर मिल जाएगा। इसी 15 मिनट के अंदर ऋण आवेदन, दस्तावेजीकरण और स्वीकृति, तीनों जो चरण है वो पूरे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक गरीब व्यक्ति को, एक सामान्य किसान को बैंक से लोन लेने में दोस्तों अपनी चप्पलें घिसा देनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं लोन मिलता है। ऐसे में यदि 15 मिनट वाली ये जो अवधारणा है ये लागू हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ गए होंगे एमएसएमईज को आसानी से ऋण मिल जाए, उसके लिए एमएसएमई सहज पोर्टल लॉन्च किया है किसने? एसबीआई ने। उद्योग और व्यवसाय को देखते हैं। H125 125 हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन के लिए समझौता हुआ है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टसल, या फिर आप इतना याद रखिए टाटा ग्रुप ने सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर H125 को असेंबल करने के लिए एयरबस, जो फ्रांस की एक कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है। भारत में मतलब इसको असेंबल किया जाएगा। भारत ने पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा शुरू की है। भारत और पड़ोसी देशों के लिए H125 हेलीकॉप्टर बनाती है कौन सी कंपनी? FAL, इंग्लैंड की ये कंपनी है FAL। एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ इसने समझौता किया, मतलब उसी की एक इकाई है फाल, जैसे अपने यहाँ हाल है वैसे फाल है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है H125, ये विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। ये माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। क्योंकि इसमें एक ही इंजन होता है तो इसलिए ये हल्का भी होता है, और हल्का है तो इसी वजह से ज़्यादा ऊंचाई पे ये उड़ान भर सकता है। यही कारण है कि ये माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। हाइड्रोजन ई मोबिलिटी हेतु नौसेना और IOCL के मध्य समझौता हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने IOCL के साथ समझौता किया है। किस लिए? टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि IOCL जो है वो नेवी को हाइड्रोजन सेल जो है वो बेचेगा। तो ये जो समझौता हुआ है IOCL द्वारा, इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी गई। तो ऐसे ही वाहन जो है IOCL भारतीय नौसेना को उपलब्ध कराएगा, ताकि हम एक टिकाऊ परिवहन को और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को अपने देश में बढ़ावा दे सकें। बस का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। ऐसा हवाई अड्डा जो पर्यावरण के, जो एक स्वच्छ पर्यावरण के जो मानक हैं उन्हें पूरा करे, उनको पूरा करने के लिए एक मार्ग तैयार करे, उसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। तो राजस्थान के कोटा में स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। किसके द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमान प्राधिकरण। तो AAI ने राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास करने के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं इरेडा की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश करेगी। तो नेपाल में कितने मेगावाट? 900 मेगावाट के लिए। किसके लिए दोस्तों? 290 HPP का मतलब है हाइड्रो पावर प्लांट। 290 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कौन? इरेडा, नेपाल में। और SJBN लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना को अंजाम दिया जाएगा नेपाल में। इरेडा की बात करें दोस्तों तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और ये एक नवरत्न कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? मतलब ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो किसी मंत्रालय के अधीन काम करती होगी। तो मंत्रालय का नाम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल, नाम क्या है? फ्रीडम 125। फ्रीडम तो आप लोग पहले भी देखे होंगे, शुरुआत में एक बाइक निकली थी फ्रीडम, हालांकि वो चल नहीं पाई, लेकिन आप में से कई लोगों ने देखी होगी। पुणे में बजाज ऑटो ने विश्व की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की। और यहीं पर एक फैक्ट आपको और याद रखना है, भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब आते हैं सार संक्षिप्त की पर। तो सबसे पहले जो चर्चित पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखेंगे। अभिनव बिंद्रा दोस्तों, ये भारतीय एथलीट हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा इनको ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया, 22 जुलाई को सम्मानित किया गया। ये स्वर्ण पदक विजेता हैं दोस्तों। ये पहली बार देश के लिए पहला गोल्ड जीते थे। 2008 में बीजिंग खेलों में इन्होंने एयर राइफल स्पर्धा, 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा जीती, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और ये पहले भारतीय व्यक्ति बने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले, अभिनव बिंद्रा। तो ये एक शूटर हैं, याद रखिएगा। 2008 में इन्होंने गोल्ड जीता और अब जो है इनको 10 अगस्त के दिन पेरिस में 142वें इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल सत्र के दौरान यह पुरस्कार दिया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, अभी क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पुसरला वेंकट सिंधु, आपने PV सिंधु खूब सुना होगा, इसी की फुल फॉर्म है पुसरला वेंकट सिंधु। तो कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूरा नाम दे देता है जो चर्चा में नहीं रहता है। तो पुसरला वेंकट सिंधु मतलब PV सिंधु की बात हो रही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इनको, PV सिंधु को, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की पहली महिला ध्वजवाहक के तौर पर नियुक्त किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ शरद कमल भी दोस्तों शामिल हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। एक इन्होंने रियो में जीता था 2016 में, तब सिल्वर जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता था। तो 2 पदक ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं PV सिंधु। कहाँ की हैं? हैदराबाद की हैं। और हैदराबाद जो है दोस्तों वो मूसा नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा।
नीता अंबानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी हैं। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, आप सबको जानते होंगे। मोदी जी इनसे अच्छे से हाथ मिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र में भारत की ओर से इनको पुनः, मतलब पहले भी इनको सदस्य चुना जा चुका था, इस बार भी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का सदस्य चुना गया और ये IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। गौतम गंभीर जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान ग्रहण किया है। सुजीत नारायण प्रसाद दोस्तों ये झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति को मैं शॉर्ट फॉर्म में RPT लिखता हूं, जो लोग नए हैं वो ध्यान रखें। और संविधान के अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, 223 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, अरे यार राष्ट्रपति ने कार्यवाहक न्यायाधीश को चुनने का प्रावधान किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 223 भी आपको याद रखना है। तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 223 में। BN गंगाधर दोस्तों ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा या फिर 70 वर्ष की आयु तक होगा, दोनों में से जो पहले हो तब तक अपने पद पर ये रहेंगे। तो आपको ये इनका कार्यकाल भी याद रखना है, अवधि भी याद रखनी है, क्योंकि ये नया कमीशन है, हाल फिलहाल में गठित हुआ है, हाल के वर्षों में, इसलिए आपको याद रखना है 4 साल या फिर 70 वर्ष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के द्वारा 25 सितंबर 2020 को किया गया था। रवि अग्रवाल जो है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बात करें CBDT की तो ये 1963 में स्थापित हुआ था। नाम के अनुरूप ये कार्य करता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनसे संबंधित काम जो है ये CBDT करता है। अब निधन को देख लेते हैं। फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो, तो फादर फ्रांसिस याद रखिएगा, जो आसानी से याद हो जाया करे उतना ही नाम आप पकड़ा करिए। तो ये एक लेखक, पर्यावरणविद और कैथोलिक पादरी थे। इनका महाराष्ट्र के पालघर जिले में निधन हो गया। इन्होंने सुबोध बाइबिल के नाम से मराठी में बाइबिल का अनुवाद किया। तो सुबोध बाइबिल यदि पूछा जाए किसकी रचना है तो फादर फ्रांसिस की है। इसके अलावा इन्होंने हरित बसई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना था, इसकी शुरुआत की थी। हरित बसई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यार तुम जरूर याद कर लेना, हरित बसई। CT कुरियन इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये पूर्व अर्थशास्त्री थे, बस इतना ही याद रखिएगा। राम बक्सानी ये दोस्तों प्रमुख भारतीय व्यवसायी थे। राम बक्सानी संयुक्त अरब अमीरात UAE में इनका निधन हो गया। ये परोपकारी कामों के लिए जाने जाते थे और इन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था से संयुक्त अरब अमीरात से अपना करियर शुरू किया था, लगभग 18 वर्ष की आयु से। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। राजभाषा गौरव सम्मान, राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशाखापत्तनम स्थित सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा गौरव सम्मान दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर की जो इकाइयां हैं उनको। बस इतना ही याद रखना है, बाकी दुनिया भर का इन्होंने इसमें दिया है। 6 देश ICC डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 6 देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए ICC डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 से नवाजा है। ये 6 देश कौन कौन से भैया? 6 के 6 आपको याद कर लेने हैं। नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको, ओमान और स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, ना इसमें पाकिस्तान शामिल है, ना ही चीन शामिल है, और ना ही इंडिया शामिल है, और ना ही इंडिया का पड़ोसी बांग्लादेश शामिल है। तो कभी कभी कथन बना के इस तरह से आपको एग्जामिनर भ्रमित कर सकता है। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। 1907 में इसका गठन हुआ था और पहले इसका हेडक्वार्टर जो था दोस्तों वो लंदन में था, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया है? वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सम्मानित किया है। वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो ऑर्डर ऑफ एपोस्टल इतना याद रखिएगा, जो आपको आसानी से याद हो जाए, बस उतना ही याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ एपोस्टल। तो क्रेमलिन दोस्तों, क्रेमलिन क्या? क्रेमलिन जो है वो रूस में राष्ट्रपति का आवास होता है, उसी को क्रेमलिन कहा जाता है। तो भारत रूस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया और मोदी जी इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं, याद रखिएगा। क्रेमलिन और रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा, उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। और रूस की जो करेंसी है वो है रूबल और कैपिटल क्या है? मॉस्को। ये सब चीज़ें करेंसी और कैपिटल पे एक वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, बस उसको देख लीजिएगा। RO में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबके सब मिलेंगे और जो आए हैं वो भी वहीं से मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। उत्कृष्ट राजनेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और अन्य नागरिकों को देश की समृद्धि, शक्ति, गौरव में योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। रोशनी नादर जो है या फिर रोशनी नडार, ये इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये शिव नाडार की बिटिया हैं, याद रखिएगा। शिव नाडार HCL टेक की अध्यक्ष हैं, रोशनी नाडार या फिर नादार। उनको फ्रांस ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर, इतना याद रखिएगा, उससे सम्मानित किया है। HCL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी। तो नाम के अनुरूप कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। रोशनी नादर को यह पुरस्कार
व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और जो भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है, वो है कि नेपोलियन बोनापार्ट उसने 1802 में इस लीजन दी ऑनर पुरस्कार को स्थापित किया था। तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये दिया जाता है फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो उसको दिया जाता है। स्वप्ना कलिंगल दोस्तों त्रिशूर के हैं। इनको ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने दोस्तों एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में अच्छा काम किया था, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। मसाला आधारित फसल प्रणाली को इन्होंने बढ़ावा दिया, तो इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया स्वप्ना कलिंगल को। बात करें भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की, तो ये केरल के कोझिकोड में है और ये ICAR का एक घटक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। युद्धाभ्यासों को देखते हैं दोस्तों। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया, याद रखिएगा, जुलाई महीने में किया गया। मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। तो भारत का मेघालय है और मेघालय में एक उमरोई है, वो अक्सर किसी न किसी युद्धाभ्यास का केंद्र बनता है। फिर अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। थाईलैंड के टाक प्रांत को भले ही भूल जाएं, लेकिन याद रखिएगा भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ है, बल्कि टाक प्रांत में हुआ है, मतलब थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। पिछला संस्करण 2019 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। देखिए फिर से उमरोई की चर्चा हुई है। कुछ अन्य अब पुस्तकें देख लेते हैं दोस्तों, पुरस्कार तो हो गए, अब पुस्तकों को देख लेते हैं। एक है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, तो आप पूरा नाम याद मत रखिएगा। वेंकैया नायडू नाम से पुस्तक किसने लिखी है? नागेश कुमार नायडू, नागेश। फिर दोस्तों द प्रिजनर ऑफ भोपाल टिम बाकर ने लिखी है। द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। बस यही 3 किताबें हैं, इनको आपको याद रखना है। अब महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं दोस्तों। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। 2017 में लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसीलिए इसी दिन GST दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बाकी और भी दिन दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, किसी को भी पीछे ना छोड़ना। ठीक है, जनसंख्या दिवस मतलब जनगणना की बात हो रही है, तो किसी को भी मत छोड़ना, सभी की गिनती करना, इसकी थीम है। विश्व शतरंज दिवस दोस्तों 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो शतरंज और चंद्र, ठीक है, चंद्र और शतरंज दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। जुलाई दिवस, अरे यार, जुलाई महीने में ही लखनऊ में आम महोत्सव का भी आयोजन होता है, तो उसी से जोड़ के याद रखिएगा। 22 जुलाई आम महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, और 22 जुलाई को ही विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनाया जाता है। तो कैसे याद रखना है? आम आदमी आम खा के अपना मस्तिष्क तेज करता है। तो आम आदमी का दिमाग कैसे तेज होता है? आम खा के। तो विश्व मस्तिष्क दिवस, इसकी थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। कारगिल विजय दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। इसकी थीम भी याद रखनी, यह कार्रवाई का समय है। अब इंग्लिश हमारी ज़्यादा मजबूत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इंग्लिश जो तर्जुमा है वो इस तरह से होगा, इट्स टाइम टू एक्शन, ऐसे कुछ होगा। देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अब दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर 420 मीटर लंबा पुल जो है पूरा कर लिया। उसी से जुड़ा हुआ पुल है, उसको पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के दरबार साहिब को भारत के डेरा बाबा नानक, जो कि पंजाब के गुरदासपुर में है, डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ता है। ये डेरा बाबा नानक मतलब अंतिम समय में गुरु नानक देव ने अपना डेरा यहीं डाला था, तो इस तरह से याद रखिएगा। डेरा बाबा नानक मंदिर कहाँ है? भारत के पंजाब के गुरदासपुर जिले में। और दरबार साहिब कहाँ है? वो है पाकिस्तान में। तो इसी कॉरिडोर से संबंधित एक पुल है, उसका निर्माण जो है पाकिस्तान ने कर लिया है। फिर है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर और रावी नदी के पूर्वी तट पर है। तो डेरा बाबा नानक पूर्वी तट पे है रावी नदी के, और करतारपुर साहब वो पश्चिमी तट पे है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आई है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, और रावी नदी का पूर्व कौन सा होगा? ये वाला। तो ये डेरा बाबा नानक यहाँ पे हो गया, और पश्चिम कौन सा हो गया? करतारपुर। ये करतारपुर हो गया। इन्हीं के बीच एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दोनों देशों के जो सिख धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके आवागमन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इसी कॉरिडोर का हिस्सा है वो पुल, जिसे पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। लाओस को देखते हैं दोस्तों। साइबर स्कैमिंग केंद्रों में भारत के 13 भारतीय जो हैं वहाँ पर फंसे थे, उनको भारत ने बचा लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र, मतलब साइबर स्कैमिंग इन लोगों को एक तरह से बंधक बना लिया गया था, जो भारत के पेशेवर हैं, कंप्यूटर और इधर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विशेष ज्ञान रखते हैं, उनसे जो है गलत काम करवाया जा रहा था, मतलब ये हैकिंग वगैरह करवाई जा रही थी। तो उनसे 13 भारतीयों को बचा लिया है, उस मतलब जाल से बचा लिया है। तो बात करें लाओस की, तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी बाटरबाड़ी से ना लगें, उसको स्थल रुद्ध देश कहते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। और ये लाओस जो है दोस्तों, इसकी राजधानी है वियनतान या फिर वियनताने, और यही इसका सबसे बड़ा शहर है। और ये आसियान का भी हिस्सा है। आसियान में वर्तमान में 11 देश हैं। 11वां देश जो है वो तिमोर लेस्ते बन गया है। और यहाँ की प्रमुख नदी, जिसको मेकांग गंगा भी कहते हैं, मेकांग है।
जो राजधानी है वियंतियन वो इसके किनारे स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। लाओस, यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं, यह है लाओस। और लाओस से याद आया, आपको MT इलेक्ट्रिक बताया था, MTL का संबंध किससे है? गोल्डन ट्रायंगल से है। तो गोल्डन ट्रायंगल वो क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। M का मतलब म्यांमार, T का मतलब है थाईलैंड, L का मतलब है लाओस। इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बनता है वो अफीम उत्पादन करने वाले क्षेत्र को डिनोट करता है। ऐसे ही दोस्तों गोल्डन क्रिसेंट चंद्राकार आकृति बनती है इधर खाड़ी देशों में। उसमें दोस्तों अफीम इन पॉकेट आपको ट्रिक बताया था। अफीम मतलब AF, अफीम ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अफगानिस्तान हो गया। इनका मतलब मतलब ईरान की बात हो रही है। पॉकेट का मतलब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो कि अफीम उत्पादक क्षेत्र है। तो दोनों को याद रखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। अर्जेंटीना की चर्चा में है। इजराइल के प्रति इसने समर्थन जताते हुए हमास को आतंकवादी समूह घोषित किया है, मतलब इजराइल का पक्ष लिया है। राजधानी इसकी ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उपजाऊ, उनको पंपास कहा जाता है। प्रमुख नदियाँ हैं पराना, पराग्वे और उरुग्वे। आप यहाँ से देख सकते हैं मैप में, ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे। और ये पराग्वे जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। उरुग्वे दोस्तों समंदर की ओर उरका हुआ है। उरका मतलब ऐसे ढलान नुमा है ऐसे। तो उरुग्वे उरका हुआ, तो आप पराग्वे और उरुग्वे में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उरुग्वे दोस्तों यहाँ पे खड़े होकर यहाँ के लोग जो बनाते हैं वीडियो, इसलिए इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल जो है वो मॉन्टेविडियो है। मॉन्टेविडियो ऐसे याद रखिएगा। और इसकी एसेंशियन है अर्जेंटीना की, आपको बताई दी, ब्यूनस आयर्स है। और चिली की जो है वो सेंटियागो। तो उम्मीद करता हूँ कि यार तुम मजा ले रहे होगे, चीज़ों का रस स्वादन अच्छे से कर रहे होगे। लेकिन इस रस का रसपान वही कर पाएगा जो अच्छे से पढ़ रहा होगा। बाकी भैया सब ऐसे ही रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। क्रिकेट की बात करें, पहला महिला एशिया कप खिताब जो है श्रीलंका ने जीता और भारत जो है दूसरी बार हार गया है। 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने जीत लिया है। और ये अंतिम मुकाबला जो है वो दाम्बुला मैदान में खेला गया था। भारत ने अब तक 9 मुकाबले किए हैं, उनमें से दूसरी बार भारत हारा है, बाकी 7 में विजयी रहा है। दूसरी बार मतलब पहली बार किनसे हारा था? बांग्लादेश से हारा था। और जहाँ की राजधानी है ढाका और वहाँ पड़ा हुआ है ढाका। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। कुआं में डूब जाऊंगी। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो विंबलडन चैंपियनशिप से, टेनिस से है। इंग्लैंड के विंबलडन एक स्थान है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ऑफ व्यू। आ का मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ का मतलब है, फा का मतलब है फ्रेंच ओपन, वी का मतलब है विंबलडन और यू का मतलब है US ओपन। इसी क्रम में दोस्तों साल भर में चारों ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। तो अभी ये विंबलडन का हुआ है, बाकी 2 के पहले हो चुके हैं, फिर US वाले का होगा। तो विंबलडन जो है दोस्तों ये घास पर खेला जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके आपको विजेता देखने हैं, एकल वाले देखने हैं, महिला और पुरुष दोनों में, बाकी छोड़ देने हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज है, ये स्पेन का है। हराया किसको? नोवाक जोकोविच को हराया, जो सर्बिया के हैं, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको हराया है। महिला एकल को किसने जीता है? क्रेजिस्कोवा, चेक गणराज्य की हैं। और हराया किसको? जैस्मीन को, इटली की हैं। अब रेसिंग को देख लेते हैं दोस्तों। कुशमैनी ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती। कुशमैनी दोस्तों भारत के हैं। ये रेस आयोजित कहाँ हुई? हंगरी में। अपनी पहली फार्मूला 2 रेस जीती। अब ये रेस क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा चिलगाड़ी टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, कारें जो बहुत तेज़ दौड़ती हैं, उनमें 4 पहिए लगे रहते हैं, बहुत ही मतलब गांव में कहते हैं छपकिया टाइप की, छिपकली टाइप की कारें होती हैं, बहुत तेज़ दौड़ती हैं। उनको दोस्तों इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यदि उस तरह से डिजाइन ना किया जाए तो इतनी स्पीड होती है कि वो उड़ने लग जाएं, लेकिन उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो उड़ती नहीं है। फिर इसके नाम से पहले फार्मूला क्यों लगा है? इनको दोस्तों ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो खेल है, ये जो रेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फार्मूले डिसाइड किए गए, बहुत ज़्यादा फार्मूले, बहुत ज़्यादा कायदे कानून हैं, नियम हैं, इसलिए इसमें फार्मूला जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फार्मूला रेस समझ गए होंगे। फार्मूला रेस, अच्छा ये 2, 1 और 3 क्या है? तो फार्मूला रेस 1 ये दोस्तों ज़्यादा कठिन है, 2 इससे सरल, फिर 3 इससे भी सरल है। F1 वाली में दोस्तों समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कायदे कानून है, आपको गाड़ी सेम रखनी है, ये भी नहीं कि आपने एक एक्स्ट्रा नट लगा लेना है, नहीं। साइलेंसर वाले से मतलब सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है, छिद्रान्वेषण किया जाता है एक तरह से। तो इसीलिए फार्मूला 1 जो है, फार्मूला 2 और फार्मूला 3 रेसिंग के नाम से इन गाड़ियों की रेस जानी जाती है। तो ये दूसरे भारतीय बन गए हैं कुशमैनी। पहले भारतीय कौन है? जेहान दारूवाला, ये पहले भारतीय हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दूसरे भारतीय बने हैं। पहले वाले को याद ही रखेंगे, दारूवाला है, जेहान को छोड़ दीजिएगा, दारूवाला पहला है, दूसरा है कुशमैनी। अच्छा आप लोगों ने कुश देखा होगा, एक तरह का पौधे की पत्ती होती है जिसको धार्मिक अनुष्ठान कथा वगैरह कराते हैं तो पंडित जी मंगाते हैं कुश। तो कुश एक तो देखो दारू वाला भ्रष्ट आदमी, और ये कुश है, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा इसका आयोजक कौन होता है? FIA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल, इसका आयोजक होता है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप, स्क्वैश चैंपियनशिप, सौरभ बाबा ने इसको जीता है, कांस्य पदक जीता है, इसलिए याद रखिएगा। आयोजन इसका ह्यूस्टन में हुआ, टेक्सास के ह्यूस्टन में। तो हासिल किया गया दूसरा पदक है किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी के द्वारा। अब सवाल बनता है कि यार ये स्क्वैश खेल क्या होता है? तो इसमें 4 दीवारें होती हैं, मतलब दीवारें होती हैं, और दीवारों के अंदर एक खिलाड़ी उतार दिया जाता है। जैसे इधर पुरुष एकल और पुरुष युगल करके होता है, वैसे इसमें भी होता है सिंगल्स और डबल्स। तो ये जो खिलाड़ी है ये बल्ला लिया रहता है और एक गेंद रहती है, उसको मारता है, दीवारों से टकरा के इसकी ओर गेंद आती है और ये बार बार मारता रहता है। आपने एक फिल्म देखी होगी मेरी जंग, उसमें अनिल कपूर जी यही खेलते हुए दिखाई देते हैं, और जो ठकरार रहता है अमरीश पुरी उनसे बातें करते हैं, तो देख लीजिएगा। उसका एक गाना भी बहुत अच्छा है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान, मुद्दे की बात करते हैं, बहुत हो गया।
ये दोस्तों कर्नाटक में है। अभी क्यों चर्चा में है? दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। ये देश की तीसरी तेंदुआ सफारी है। तो कहाँ है बनेरघट्टा जैविक उद्यान? ये दोस्तों कर्नाटक में है। पहला क्वेश्चन क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी घोषित किया गया। अगला प्रश्न जो आपसे बन सकता है वो ये कि जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है BBP, वो नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? तो 1974 में घोषित किया गया। फौना ऑफ इंडिया चेक लिस्ट पोर्टल, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक तरह की लिस्ट होगी जो चेक करने में मदद करेगी कि कौन सा फौना कहाँ पर है। फौना दोस्तों एक तरह से ये जंतुओं और जीवों की प्रजातियों को या फिर संख्या को प्रदर्शित करता है। जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म है। ऐसे ही एक टर्म होता है फ्लोरा, वो पौधे और उनसे संबंधित जो अन्य प्रजातियां हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फौना की एक तरह की चेक लिस्ट है, उससे संबंधित ये पोर्टल है। इसका शुभारंभ किया किसने? ZSI, बोले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। तो ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। और इससे क्या होगा दोस्तों? भारत जैव विविधता दस्तावेजीकरण में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है, क्योंकि ये काम हमने सबसे पहले किया है। तो कहीं ना कहीं हम औरों के लिए अगुआ सिद्ध होंगे। और इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे मणिपुर में हल्दी की एक नई प्रजाति करकुमा काकचिंगेस, इसकी खोज हुई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में फूल वाला पौधा जिसका नाम है एसिस्टासिया बेनुई, इसकी खोज की गई है। पौधों और जंतुओं की प्रजातियों में शामिल हैं ये दोनों। इन्हें 2023 में खोजा गया था। किन्हें? करकुमा काकचिंगेस और एसिस्टासिया। 641 2023 में कहा गया कि 641 नई प्रजातियां जो हैं जोड़ी गई इस पोर्टल में। 641 नई प्रजातियां जोड़ी गई उस पोर्टल में। नई पोर्टल तो अभी लॉन्च हुआ है, जिनमें 442 पूरी तरह से नई प्रजातियां हैं। कुछ पहले से मौजूद थी लेकिन वो लिस्टेड नहीं थी, लेकिन 442 नई खोजी गई। तो 641 वाला आंकड़ा याद रखिएगा। इस अवसर पर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 का उद्घाटन किया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी शब्द का संबंध किससे है, तो पशुओं के वर्गीकरण से संबंधित है। याद रखिएगा, इस तरह के टर्म पूछ लिए जाते हैं। विकल्प में अर्थव्यवस्था भी रहेगा, कर व्यवस्था भी रहेगा, तो भ्रमित मत होइएगा। इस सम्मेलन का आयोजन एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024, इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो कोलकाता में हुआ, जहाँ पर ZSI का हेडक्वार्टर है और जुलाई में ही हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता, इसकी फुल फॉर्म है, इसका अर्थ है उच्च समुद्री संधि, इसको कह सकते हैं। भारत ने हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता मतलब जो हमारा अधिकार है, भारत का जिस क्षेत्र पे अधिकार है उससे इतर भी, कहीं दूर भी यदि जैव विविधता की बात आती है तो भारत वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऐसी एक संधि है, उसको मंजूरी भारत ने दे दी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, तो भारत ने मंजूरी दे दी है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है। UN क्लॉज या फिर कहें अन क्लॉज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है भारत की ओर से कार्यान्वयन और नेतृत्व करेगा। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और उसका सतत उपयोग करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नाम से ही जाहिर है। तो BBNJ समझौता क्या है? जो भारतीय क्षेत्र है उससे दूर जाके अगर कहीं पर जैव विविधता का पता लगता है तो भारत वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है और यहाँ पर जो संसाधन मौजूद हैं उनको इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये समझौता है, इस पर हस्ताक्षर जो है भारत करने के लिए सहमत हो गया है। फिर है फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी। क्या है दोस्तों? इतना नाम याद रखिएगा, सुधांशु शेखरी। तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में। तो शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। कहाँ खोज की? तो ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य। अब ईटानगर है तो ये कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसकी खोज जो है वो की गई है और इसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? एक वैज्ञानिक है सुधांशु शेखर दास, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, इसलिए सुधांशु शेखरी नाम आप याद रखिएगा। एक प्रजाति है, अब आप भूलेंगे नहीं। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ कहाँ दोस्तों? IIM बेंगलुरु चैलेंज है दोस्तों, तो एक तरह का हैकेथॉन है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? IIM बेंगलोर में। किसने इसको शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, इसमें गियर की बात हुई है। गियर किसमें होता है? वाहनों में होता है। तो ये कहीं ना कहीं वाहनों से ही संबंधित है और वाहनों में ट्रकों से संबंधित है। तो एक हैकाथॉन, एक तरह का चैलेंज आयोजित किया गया। किस लिए? कि ये जो ट्रक हैं उनको किस तरह से पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। ऐसे आप आइडियाज़ जो हैं वो इनोवेट करिए, ऐसे आइडियाज़ खोजिए जिससे ट्रकों को और ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, शून्य उत्सर्जन वाला बनाया जाए। बस इतना सा इसका उद्देश्य था, आप समझ जाइए सीधी भाषा में। ऐसी आप तकनीकी बताइए कि ट्रक जो है वो पर्यावरण अनुकूल हो जाएं, शून्य उत्सर्जन
के लक्ष्य को हासिल करने में भूमिका निभाएं। फिर है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ? जुलाई में आयोजित हुआ, भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। नाम से जाहिर है ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने से संबंधित है। उर्वरक मंत्रालय की सचिव हैं निवेदिता शुक्ला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब विकल्प में मोदी जी भी रह सकते हैं, पर्यावरण मंत्री भी रह सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। सचिव जो हैं निवेदिता शुक्ला, उन्होंने उद्घाटन किया। उद्देश्य इसका वही है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे किया जाए ताकि वो पर्यावरण के अनुकूल रहे, टिकाऊ भविष्य की ओर हमको ले जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत हुई। इसका आयोजन किसने कराया, ये भी विकल्प में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो प्लास्टिक निर्माता संघ, आप इतना सा नाम याद रख लीजिएगा ताकि भूले ना। ऐसे ही दूसरा एक संघ है, वो है रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निर्माता संघ। तो ये अपने नाम के अनुरूप काम करते हैं। प्लास्टिक निर्माता संघ प्लास्टिक से संबंधित क्षेत्रों में काम करता है, और ये जो रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ है, ये रसायन के क्षेत्रों में काम करता है। तो गियर शिफ्ट चैलेंज तो अच्छे से समझ गए होंगे। गियर किसमें लगता है? ट्रक में। तो ट्रकों को कैसे, ऐसा कौन सा गियर आप खोजें जिससे वो कम धुआं दें ना। धुआं भी होता है, जैसे आप तगड़ा गियर लगा देंगे तो यदि आपका गाड़ी गड़बड़ होगी, आपका ट्रक गड़बड़ होगा तो धुआं देने लगेगा। तो ऐसा हैकाथॉन आयोजित कराया गया ताकि कम धुआं दे। ऐसे याद रखिएगा गियर शिफ्ट चैलेंज। केरल के मानव वन्यजीव संघर्ष को, अब ये होता है दोस्तों, कहीं कहीं बस्तियाँ होती हैं, अक्सर आप लोग सुनते भी हैं कि जो रिहायशी इलाके जंगलों के पास होते हैं तो वहाँ आए दिन मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष होता है। कभी मनुष्य वन्य जीवों को मारते हैं, कभी वन्य जीव मनुष्यों को मारते हैं। तो इसको कम करने के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है किसने? केरल ने। 645 करोड़ रुपए का ये प्लान घोषित किया गया है। उद्देश्य इसका वही है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। पारंपरिक ज्ञान के साथ अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना भी इसका उद्देश्य है। अब जैसे सपेरे हैं, उनके पास पारंपरिक ज्ञान बहुत है, वो बता देंगे कि ये किस प्रजाति का सांप है, इसका जहर कैसे उतरेगा, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो पहल है, ये जो प्लान है केरल का, ये उन सपेरों को टेक्नोलॉजी दे देगा। इससे क्या होगा, और ज़्यादा वो अच्छा काम कर पाएंगे। बस इतना से इसका उद्देश्य है। अच्छा, इस प्लान का क्रियान्वयन कैसे करा जाएगा? तो उसमें मनरेगा की भी हेल्प ली जाएगी, और जो छोटी मोटी सरकार की योजनाएं हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी। अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्लान से संबंधित हैं। केंद्र सरकार इसका वित्त पोषण करेगी और राज्य भी इसमें भूमिका निभाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। हानि एवं क्षति कोष किसने बनाया था? संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाया गया था। बोर्ड की मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया था। वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने के लिए ये जो हानि और क्षति कोष है, ये पीड़ित देशों की मदद करता है, उनकी वित्तीय सहायता, उनको वित्तीय सहायता देता है। तो इसी उद्देश्य से हानि एवं क्षति कोष की स्थापना की गई थी। कब? 2022 में शर्म अल शेख COP27 के दौरान। शर्म अल शेख कहाँ है? मिस्र में। तो COP27 के दौरान हानि एंड क्षति कोष की स्थापना की गई थी। इसलिए जो पीड़ित देश हैं, कमज़ोर देश, आर्थिक रूप से कमज़ोर देश, जो सक्षम नहीं है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में, तो उनकी मदद के लिए हानि और क्षति कोष स्थापित किया गया था। तो ये एक वित्तीय पैकेज है जो देशों के बचाव और पुनर्वास का समर्थन करता है। तो इस तरह से हमने पर्यावरण वाला हिस्सा कवर कर लिया है। अब आते हैं रिपोर्ट और सूचकांक पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2024 में, नागरिकता और निवास सलाहकार एक कंपनी है हेनले एंड पार्टनर्स, वो इसको जारी करती है। जुलाई 2024 में जारी हुआ है, और भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान तीनों मिलकर 82वें स्थान पे हैं। याद रखिएगा, तीनों देशों के नाम याद रखने हैं। भारत का पासपोर्ट 58 देशों तक वीज़ा मुक्त, वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब आप वहाँ जाएंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। कुल जमा मतलब इसका यही है। तो भारत 58 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुँच को आसान बनाता है भारत का पासपोर्ट। सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया, क्योंकि ये 195 देशों में अपने नागरिकों को बिना वीज़े के भेज सकता है, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल। ये वहाँ जाएंगे और इनको वीज़ा दे दिया जाएगा। तो भारत को 82वां स्थान मिला है और सिंगापुर को 195वां स्थान, मतलब 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान सबसे नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर तालिबान का शासन है, और तालिबान की कितनी शाख है दुनिया में ये आप सब अच्छे से जानते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है सबसे पहले 2006 में लॉन्च किया गया था। अगली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के वनों की स्थिति 2024 रिपोर्ट। फाओ ने जारी की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका इटली की राजधानी रोम में है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, वनों की वनाग्नि, जिसको दावानल भी कहते हैं, कीटों जैसे तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना रही है। वन जो है ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं आग के प्रति, और जो कीट हैं उनके प्रति। कहा गया है कि 2023 में आग लगने से वैश्विक स्तर पर 6687 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई है। तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाले संगठन का नाम याद रखना है। और जो मुख्य बात यह है कि जलवायु परिवर्तन जो है वनों में आग लगने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, और जो कीटों का प्रभाव है वो वनों को तनाव महसूस करा रहा है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और कहा गया है कि दुनिया के 70% गरीब लोग भोजन, दवा, ऊर्जा जैसी आवश्यकताओं के लिए वन्य प्रजातियों पर निर्भर हैं। ऐसे में ये जो दावानल है ये चिंता का विषय है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्लाइमेट चेंज, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है।
रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 2020 में वैश्विक वन क्षेत्र लगभग कुल भूमि का इतना है 31% है। ये भी याद रखिएगा, ये आंकड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा गया अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वन क्षेत्र वाला शीर्ष 5 देश कौन सा है। तो रूसी संघ, रूस पहले स्थान पे, ब्राज़ील दूसरे स्थान पे, कनाडा तीसरे स्थान पे, चौथा है अमेरिका और 5वां है चीन। 1990 से 20 के बीच लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में इस्तेमाल होने लगी है। मतलब जो वन भूमि थी उसका इस्तेमाल खेती के लिए, कंपनियां स्थापित करने के लिए, कारखाने खोलने के लिए किया जाने लगा है। 420 मिलियन लोगों ने 420 करके इस जंगल वाली भूमि को अपने इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया है, ऐसे याद रखिएगा। अब है भारत के लिए ई मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास का रोड मैप। ई मोबिलिटी आप सब जानते हैं, ई मोबिलिटी का मतलब जो हमारा परिवहन है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो। तो इस रोड मैप में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में ई मोबिलिटी में आत्मनिर्भर बनकर भारत वैश्विक नेतृत्व हासिल करेगा, ऐसा कहा गया। और ज़्यादा कुछ इस रिपोर्ट में, इस रोड मैप में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उत्पादन मुख्य रूप से विदेशों से आयातित लिथियम बैटरी पर निर्भर है। हालांकि लिथियम भंडार बहुत खोजे गए हैं कई जगह पर, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है, लेकिन अभी उनका दोहन नहीं हो पाया है, पर्याप्त दोहन नहीं हो पाया है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत के 30% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। डीपीआई पर भारत की G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट। डीपीआई बोले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे दोस्तों एक समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, जो G20 शेरपा हैं हमारे अमिताभ कांत और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, इन दोनों को सह संस्थापक नहीं, इन दोनों की अध्यक्षता में इस समिति का या फिर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा है कि भारत और अन्य देश डीपीआई को मौजूदा डीपीआई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अन्य जो देश हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको डीपीआई में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। डीपीआई बोले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहा है जो देश डीपीआई पर काम कर रहे हैं उन्हें और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। किसने जारी किया, नीति आयोग ने जारी किया। 2015 में अपनाए गए 16 लक्ष्य। कैसे याद रखना है, 2015 में अपनाए गए तो 15 के बाद कितना आता है, 16 है। 16 लक्ष्य हैं। सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगति की अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने जारी की है। 16 लक्ष्यों में प्रगति का मूल्यांकन करता है ये इंडेक्स। रिपोर्ट में भारत का एसडीजी स्कोर 2020-21 से 2023-24 के बीच कितना हो गया है, 71। तो आपको भारत का एसडीजी स्कोर याद रखना है। और कहा गया है कि लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 आर्थिक विकास। अब 8 को आप पढ़िएगा आर्थिक, तभी आपको याद रहेगा आर्थिक विकास। तो लक्ष्य 8 किससे संबंधित है, आर्थिक विकास से। आपको एक वीडियो मैंने उपलब्ध कराई है जिसमें बहुत ही आसानी से ऐसा ट्रिक बताया गया है जिसको आप बिना याद किए केवल और केवल दिमाग लगा के याद रख सकते हैं और सारे के सारे सतत विकास लक्ष्य याद रख सकते हैं, जो कि परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ना केवल परीक्षा में प्री में पूछे जाते हैं बल्कि उनका इस्तेमाल आप निबंध में भी कर सकते हैं। लक्ष्य नंबर 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य नंबर 15 भूमि पर जीवन, इनमें प्रगति देखी गई। तो कुल 4 लक्ष्यों में भारत ने प्रगति की है। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन किया है दोनों राज्यों ने, तो ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और गोवा तीसरे स्थान पे है। बिहार 57 अंक स्कोर के साथ एकदम नीचे पहुंचा है, तो बिहार वाले इसको याद रखें, सबसे खराब प्रदर्शन किया है बिहार ने। और यहीं पर आपको और जो फैक्ट याद रखना है, यूपी का स्कोर कितना है, तो 67 है। भारत का 71 है, यूपी का 67 है। कभी कभी आपको कथन के रूप में प्रश्न दे दिया जाता है कि भारत का एसडीजी स्कोर उत्तर प्रदेश से कम है या भारत का एसडीजी स्कोर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। तो आप जब पहले से जाने रहेंगे तो इस कथन को अच्छे से चुन पाएंगे। तो यूपी का 67 है और भारत का कितना है, 71। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी का कम है और भारत का ज़्यादा है एसडीजी इंडेक्स। उत्तराखंड और केरल एक साथ पहले स्थान पे हैं और यूपी का स्थान चौथा, ये भी याद रखना है। यहाँ पर नहीं दिया लेकिन मैंने आपको उपलब्ध कराया है। यूपी को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार सबसे नीचे है। बात करें यूटीज की तो चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 कब जारी की गई, 11 जुलाई को। क्यों दोस्तों 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनगणना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनगणना दिवस इसको जारी कौन करता है, तो यूएन अंदेशा, ऐसे याद रखिएगा, अंदेशा इसको जारी करता है। जनसंख्या जो है अंदेशे से ही, मतलब ये अंदेशे पर ही आधारित होती है। अंदेशा मतलब अनुमान पर आधारित होती है, तो अंदेशा इसको जारी करता है। अंदेशा बोले तो UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.7 अरब 170 करोड़ पहुंच जाएगी, ऐसा कहा गया है। इसके बाद ये 12% की दर से घट जाएगी। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है, 145 करोड़ या फिर 1.45 करोड़ अरब। कहा गया कि 2054 में ये कितनी हो जाएगी, 1.69 अरब हो जाएगी, याद रखिएगा। 2023 में चीन को भारत पहले ही पीछे छोड़ चुका है। विश्व की जनसंख्या 2080 तक 10.3 बिलियन हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा, जो कि 2024 में 8.2 बिलियन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं।
वित्तीय समावेशन सूचकांक पहला क्वेश्चन जारी कौन करता है? तो आरबीआई जारी करता है। कब करता है? 31 मार्च को। जो वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को जो है एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कैसे याद रखना है? ए से आपको एम पर जाना है। तो ए का मतलब अप्रैल, एम का मतलब मार्च। तो ये कुछ लॉजिक हैं जिनको आप दिमाग में रख के चीज़ों को याद रख सकते हैं। कहा गया है कि इस सूचकांक में भारत का मूल्य 2024 के लिए 64.2 है। पहले ये कितना था? 60.1। तो आपको ये मूल्य याद रखना है या फिर कहीं स्कोर याद रखना है। यह सूचकांक आरबीआई ने पहली बार 2020-21 के लिए 2021 में जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। और इस सूचकांक के पैरामीटर क्या क्या हैं? पहुंच, ठीक है, वित्तीय समावेशन तक लोगों की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, मतलब जो बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान में रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर 3 पैरामीटर हैं। अब योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जिनका नाम है किशन रेड्डी, इसको लॉन्च किया है। देश भर के जिला खनिज फाउंडेशनों के बारे में जानकारी एकत्र करके इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सरकार को एक ही क्लिक में सारे जिलों में, अब आप सबको पता है कि देश में लगभग 640 जिले हैं और सभी जिले लगभग सभी जिलों में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिलों में क्या होता है दोस्तों? खनन भी होता है। अब प्रत्येक जिले की जानकारी, खनन की जानकारी मतलब कैसे खनन हो रहा है, क्या वहाँ पर किसानों की भूमि अनाधिकृत तरीके से तो नहीं अधिकृत की गई है, या फिर वहाँ पर माफिया राज तो नहीं उत्पन्न हो गया है। तो ये सब समस्याएं जो हैं कैसे इन पे निगरानी रखी जाए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिस पे सभी जिलों के बारे में चीज़ें उपलब्ध रहेंगी और एक क्लिक पर सरकार को जानकारी मिल जाएगी। बस इसका इतना ही काम है DMF पोर्टल का। खान और खनिज अधिनियम 1957 के आधार पर प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 645 जिलों में DMF की स्थापना हो चुकी है। GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना। GRSE क्या है? गार्डन रीच बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड। तो GRSE आपको समझ में आ गया होगा। त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना, एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम। तो एक स्कीम जो है शुरू की है, रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। इसमें क्या होगा? जो शिपयार्ड हैं, जैसे गार्डन रीच शिपयार्ड है, शिपयार्ड क्या होते हैं दोस्तों? जो जहाज़ों को बनाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ उनको कम करना और भारत में विकसित स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। जो भारत में स्टार्टअप बन रहे हैं उनसे कहा जाएगा टेक्नोलॉजी का विकास करिए जो शिपयार्डों की समस्या का समाधान करे। तो कुल मिला के जो शिपयार्ड हैं उनकी मदद करने के लिए ये गेंस करके स्कीम शुरू की गई है। गेंस का मतलब, जी का मतलब है गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, और ए का मतलब है एक्सीलरेटेड, आई का मतलब है इनोवेशन, एन का मतलब है नर्सिंग, एस का मतलब है स्कीम। संपूर्णता अभियान दोस्तों नीति आयोग ने शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी अभियान है। 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में यह अभियान शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से? स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित जो सरकार की स्कीमें हैं उनसे लोगों को परिचित कराया जाएगा, जागरूक कराया जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। पहचाने गए 12 विषय हैं। 12 विषयों पर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, आहार मेला लगाया जाएगा, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन सब के आधार पर 12 विषयों पर जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। बात करें आकांक्षी जिला कार्यक्रम की और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की, तो इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। किस लिए? जिलों में शीघ्र प्रभावी परिवर्तन लाने के लिए, उनका त्वरित विकास करने के लिए। तो कुल 112 जिले जो हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में, मतलब 5 साल बाद शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 500 ब्लॉकों में सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। बस इतना ही याद रखिएगा। निर्माण पोर्टल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसने जारी किया, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो जिन लोगों ने प्री निकाल लिया है उन्हें इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वार्षिक पारिवारिक आय उनकी 8 लाख रुपए हो, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों और थर्ड जेंडर समुदाय को हों, इनमें से कोई एक हों। और कोल इंडिया लिमिटेड के 39 परिचालन जिलों, भारत में दोस्तों 39 जिलों में कोल इंडिया काम कर रहा है। तो इन 39 जिलों में से किसी न किसी जिले का वह छात्र निवासी हो जिसने प्री निकाला है, तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड को ही क्यों आधार बनाया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये एक CSR योजना है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना। आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ये कंपनियों के लिए एक तरह से टैक्स देने जैसा है। समाज कल्याण के लिए कंपनियां काम करेंगी। नाम से जाहिर है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका जो टर्नओवर है उसका 2% स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में कंपनियां खर्च करेंगी। तो उसी के तहत कोल इंडिया लिमिटेड खर्च कर रही है। तो इस कंपनी का भी नाम आपको याद रखना है, धनराशि याद रखनी है और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको याद रखना है। और पोर्टल का नाम क्या नाम है? निर्माण पोर्टल। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ पहल सबब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इसकी शुरुआत की है।
जुलाई से लेकर अगस्त 2024 तक चलेगी, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। यही समय क्यों लिया गया? क्योंकि यही समय जो है वर्षा का समय है और इस समय बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, तो सफाई अपनाने की ज़रूरत है। जब सफाई अपनाएंगे तभी बीमारी भागेगी। तो याद रखिएगा, आवास और शहरी मामले मंत्रालय की पहल है। ई सांख्यिकी पोर्टल 29 जून 2024 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने सांख्यिकी दिवस पर 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है किसने? अरविंद पनगड़िया ने। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कौन करेगा? मॉस्पी करेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका क्रियान्वयन करेगा। तो जो नीति निर्माता हैं, शोधकर्ता हैं और जो हमारे नागरिक हैं, उनको एक ही क्लिक पर जनसंख्या से संबंधित आंकड़े मिल जाएंगे, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो समझ गए होंगे ई सांख्यिकी पोर्टल। भुवन पंचायत एवं NDEM जियो पोर्टल का शुभारंभ। भुवन पंचायत और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंध डेटाबेस, इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। तो ये भुवन पंचायत क्या करेगा? अच्छा, ये है क्या? जियो पोर्टल है क्या दोस्तों? ये उच्च रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेजरी प्रदान करेंगे, मतलब सैटेलाइट चित्र जो है उपलब्ध कराएंगे। भुवन पंचायत क्या करेगा? भुवन पंचायत जियो पोर्टल पंचायत क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, अनुसंधान पहले की जा रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कितना जो है विकास हुआ है, ये सब डेटा जो है, भूमि रिकॉर्ड क्या है, ये सब डेटा जो है फोटो के माध्यम से सरकार को उपलब्ध कराएगा। ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस क्या करेगा? ये आपदाओं से संबंधित फोटो सरकार को उपलब्ध कराएगा। बस इतना सा इसका काम रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 पहलें जो हैं वो शुरू की गई हैं, इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार करने के लिए, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, और जो व्यापार है उसकी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए। व्यापार कोई बड़ा व्यापार नहीं दोस्तों, जो खाद्य बिक्री, जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो उत्पाद खाद्य विक्रेताओं के लिए कहा गया कि स्पॉट फूड लाइसेंस और पंजीकरण जरूरी होगा। तो एक पहल ये जारी की गई, शुरू की गई। और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों की निगरानी के लिए, अनुपालन की निगरानी के लिए कि उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्वास्थ्य के मानक हैं, सही दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनका भी मूल्यांकन करने के लिए एक पहल जारी की गई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है दोस्तों? इनकी स्थापना और संचालन सभी नागरिकों के लिए व्यापक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई हैं। तो सबसे पहले मॉरिशस को देखेंगे कि ये क्यों चर्चा में है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, याद रखिएगा, भारत का पहला है ये दोस्तों। एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? मॉरिशस में किया है। और उस दौरान यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम भी याद रखना है, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, वो मौजूद रहे। बात करें मॉरिशस की राजधानी की, तो वो है पोर्ट लुइस, और ये हिंद महासागर में अवस्थित है। काम इसका क्या है दोस्तों, या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है, लागत प्रभावी और भारत में बनने वाली दवाओं की आपूर्ति मॉरिशस में आसानी से होने लगे। भारत और ताइवान क्यों चर्चा में है दोस्तों? क्योंकि इन दोनों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। किस लिए? नई दिल्ली में दोस्तों इनके 9वें कार्यकारी समूह की बैठक हो रही थी। उस दौरान दोनों के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता किया गया। जैविक उत्पाद ऐसे उत्पाद जिनका उत्पादन करने में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये समझौता हो गया है दोस्तों। जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। इससे क्या होगा? चावल हो गया, हरी चाय हो गई, काली चाय हो गई, या फिर हर्बल चाय हो गई, या फिर जो औषधीय पौधे जो दवा बनाने के काम आते हैं, ऐसे पौधे जो हैं उनके निर्यात का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। अब हम उनको ताइवान के लिए निर्यात कर सकते हैं। तो ये ताइवान हो गया। अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट जो है दोस्तों अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका का यदि इस तरह से मैप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आइवरी कोस्ट है। इसकी राजधानी जो है वो यामोसुक्रो है। यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन का जो जल अभिसमय है उसमें शामिल होने वाला ये 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। मतलब इससे पहले 9 अन्य अफ्रीकी देश इस कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल बन सकता है कि आखिर ये है क्या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, वाटर कन्वेंशन? तो ये सीमाओं के पार सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है। मतलब सीमाओं के पार किसी देश में संकट है तो 2 देश मिलकर उस संकट से उस देश को उबारने का प्रयास करेंगे। एक तरह का वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो लोग संभालेंगे। 1992 में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1992 में हेलेंस्की जो कि फिनलैंड की राजधानी और फिनलैंड जो कि झीलों का शहर है, यहाँ पर इसे अपनाया गया और ये 1996 में लागू हुआ। तो ये वर्ष भी याद रखिएगा। और 2016 से जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के, वो सारे के सारे देश इसमें शामिल हो गए हैं। इसका वैश्विक विस्तार कर दिया गया। मोदी जी की रूस यात्रा 8-9 जुलाई आप छोड़ दीजिएगा, केवल और केवल महीना याद रखिए। जुलाई 2024 में पुतिन के निमंत्रण पर, पुतिन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके बुलाने पर मोदी जी वहाँ गए। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये मोदी जी की पहली यात्रा है, पहली द्विपक्षीय बैठक है। और इस दौरान मास्को जो कि रूस की राजधानी है दोस्तों, मास्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसकी सह अध्यक्षता की। सह अध्यक्षता का मतलब एक अध्यक्ष और रहा होगा। वो अध्यक्ष कौन है? पुतिन। तो पुतिन के साथ जो है मोदी जी ने अध्यक्षता की। और यहीं पर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने को लेकर सहमति जताई गई, याद रखिएगा। और जो दोनों देशों के बीच व्यापार है वो राष्ट्रीय मुद्राओं में किया जाएगा, ऐसा भी समझौता हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर सकेंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि रूस पर अक्सर जो देश हैं वो जो है कोई ना कोई बैन लगा ही देते हैं। और रोसाटेम जो पवेलियन है वहाँ पर, उसमें भारत का जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है
उसका एक रिएक्टर है, उसके एक मॉडल का जिसका नाम है एटॉमिक सिम्फनी, उसका भी प्रदर्शन किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। डिक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड के राजा, याद रखिएगा, वहाँ पर राजा अभी भी है, अलेक्जेंडर, पूरा नाम याद नहीं रखना है, अलेक्जेंडर ने यहाँ के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं डिक सूफ, इन्हें शपथ दिलवाई। उन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया है। मार्क रूट का स्थान लिया है मतलब मार्क रूट मुक्त हो गए। तो मार्क रूट जो है अब अक्टूबर 2024 से नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नए महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री हो या फिर समीक्षा अधिकारी हो, दोनों ही परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर PYQs, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए 2 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, एक समीक्षा अधिकारी के RO के लिए और एक है PCS के लिए। दोनों ही प्लेलिस्ट खाना बनाते वक्त चालू कर दीजिए और सुनते रहिए, बार बार सुनिए, बस इतने में ही काम हो जाएगा, आपको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो डिक सूफ हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, ये कथन भी याद रखिएगा। फिर बात करें मसूद पेजेशकियन की, पूरा नाम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन मसूद पेजे इतना याद रख सकते हैं। मसूद पेजे दोस्तों क्यों चर्चा में हैं? ये ईरान के 9वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं, मतलब 9वें राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले जो इब्राहिम रईसी करके जो राष्ट्रपति थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इंतकाल हो गया, उनके बाद अब मसूद पेजे नए राष्ट्रपति बने हैं। ये पेशे से डॉक्टर भी रह चुके हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक फैक्ट आपको और याद रखना है, ईरान में राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता है। वहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो सुप्रीम लीडर होता है, जो कि वर्तमान में अयातुल्ला है, अयातुल्ला अली खामेनेई। तो अयातुल्ला को याद रखिएगा, ये वहाँ पर सुप्रीम लीडर है। डेनमार्क क्यों चर्चा में है दोस्तों? यहाँ पर पशुपालन पर कार्बन कर लगाए जाने की बात की जा रही है, और यदि ऐसा हो गया तो ये पहला ऐसा देश बन जाएगा पूरे विश्व का जो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाएगा। डेनमार्क ने जो है खुद को 2045 तक कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य रखा है, और यही लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2070 तक। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसी क्रम में जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, वो जब जुगाली करते हैं तो उनके मुख से मीथेन गैस, जिसको CH4 कहा जाता है, CH4 का उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा है और जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसी से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा जो है वो डेनमार्क में की गई है। और जो पैसा प्राप्त होगा, जो राजस्व प्राप्त होगा, उसका इस्तेमाल कृषि उद्योग का जो इकोसिस्टम है उसको बदलने के लिए किया जाएगा। मतलब यदि वहाँ पे वो इकोसिस्टम गड़बड़ है तो उसको उन्नत किया जाएगा। तो ये पैसा कृषि क्षेत्र में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, इतना याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र, दोस्तों 132वां सत्र लंदन में आयोजित हुआ, जहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है। तो एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर IMO का मुख्यालय है, कहाँ पर? लंदन में। लंदन में ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का सत्र आयोजित हो रहा है। भारत की ओर से यहाँ पर कौन शामिल हुआ? तो याद रखिएगा, जल मंत्रालय के मंत्री वहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि सचिव शामिल हुए हैं। आपको इनका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ पर बातचीत किन मसलों पर हुई है? तो लाल सागर हो गया, अदन की खाड़ी हो गई। हाल फिलहाल में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि यहाँ पर लूटपाट की वारदातें ज़्यादा होती थीं। तो इन्हीं सब व्यवधानों पर, जो माल ढुलाई में व्यवधान पैदा होते थे, जो किए जाते थे अराजक तत्वों के द्वारा, उन पर चिंता व्यक्त की गई। और यही लूटपाट दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अदन की खाड़ी के पास एक देश है जिबूती। जिबूती देश जो है उसी के नाम से एक आचार संहिता प्रतिपादित की गई, जिसका नाम है जिबूती आचार संहिता। जिबूती आचार संहिता ये जो है दोस्तों किस लिए बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई ताकि यहाँ पर जो लूटपाट की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। उर्सुला वान की बात करें, उर्सुला वान डेर लियोन, ये दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। इससे पहले 2019 में चुनी गई थी, और ये जर्मनी की हैं, ये भी याद रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों जून में क्या हुआ है? जून में जो पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्हें यूरोपियन काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है, एंटोनियो कोस्टा। और एंटोनियो से याद आया एंटोनियो गुटेरस, वो कौन है? वो UNO के महासचिव हैं, ये भी याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो कोस्टा कौन है? यूरोपियन जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं। और यूरोपियन जो कमीशन है उसका अध्यक्ष कौन बना है? उर्सुला वान, जो कि जर्मनी की हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। AIM और WIPO दोनों के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, एक तरह का एक समझौता है। AIM का मतलब होता है अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन, और WIPO बर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, किस लिए? जो दक्षिण के देश हैं उनमें नवाचार, इनोवेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से उनकी बौद्धिक संपदा को विकसित किया जाए, ऐसे कौन से कार्यक्रम चलाएं जिससे उनकी जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो विकसित हो सके। तो इस पर हस्ताक्षर किए गए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोस्तों एक तरह से हमारे दिमाग की उपज होती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा दिमाग, मतलब कोई भी चीज़ तो नहीं कहा जा सकता है, ऐसा आइडिया जो कुछ यूनिक को जन्म देता है, तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा होता है। और इसी के लिए कॉपीराइट की व्यवस्था की गई है। यदि कोई साहित्य या फिर पुस्तकों से संबंधित कंटेंट है तो उसके लिए कॉपीराइट, यहाँ तक कि गाने और फिल्में भी, और कोई दवाई है तो उसके लिए पेटेंट की व्यवस्था की गई है। तो इसी तरह के उपकरण जो हैं वो WIPO ने ईजाद किए हैं, बनाए हैं, ताकि बौद्धिक संपदा की रक्षा हो सके। तो भारत के छात्रों और शिक्षकों के बीच और उद्यमियों के बीच इस समझौते से समझ विकसित होगी, याद रखिएगा। बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो ये 2016 में नीति आयोग ने शुरू किया था। उद्देश्य इसके नाम के अनुरूप ही है, नवाचार को बढ़ावा देना। 1967 में दोस्तों WIPO बर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1967 से याद आया दोस्तों, 1967 में ही आसियान
का गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा, जिसमें 11वां देश जो है वो तिमोर लिस्ते शामिल हुआ है। 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अबरा दोस्तों क्या है, एक नाव है। दुबई सड़क परिवहन प्राधिकरण में जो है उसने दुबई में 3D प्रिंटिंग से बनाई गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अबरा को उसके संचालन की शुरुआत की है। और ये इलेक्ट्रिक अबरा जो है अकेले यूएई ने नहीं बनाई, बल्कि जर्मनी, जापान जैसे देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हुई हैं। और ये जो अबरा बनाई गई है ये कहीं ना कहीं पर्यावरणीय स्थिरता की जो रणनीति यूएई के द्वारा बनाई गई है उससे संबंधित है। तो इलेक्ट्रिक अबरा क्या है, एक नाव है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट, दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट थी। मेजबानी किसने की, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसकी मेजबानी की। फिर यहाँ पर दोस्तों इस दौरान क्या हुआ, जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसके संभावित परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि अगला सितंबर 2024 में आयोजित होगा। पिछली रिट्रीट जो है दोस्तों थाईलैंड में हुई थी, जुलाई 2023 में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बिम्स्टेक की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है, और ढाका में इस समय डाका पड़ रहा है। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म, इसको छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं, विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, उसका नाम है सेट रोबो। यदि पूछ लिया जाए सेट रोबो क्या है, तो विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने ईजाद की है, तो चीन ने इसको ईजाद किया है, नाम है सेट रोबो। कार्बन फाइबर की बात करें तो ये एक हल्की सामग्री होती है जो अधिक ऊर्जा कुशल भी होती है। हल्की सामग्री, हल्का होता है कार्बन फाइबर, और अधिक ऊर्जा कुशल भी, मतलब इससे जो चीज़ बनाई जाती है उसमें जो क्या कर रहे हो यार, उसमें जो एनर्जी का कंजप्शन है वो कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता है। तो ये याद रखिएगा, नाम है सेट रोबो। किसने बनाई है, चीन ने। अब साइंस एंड टेक को देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को। इसमें पहला वाला छोड़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट। उन्नत फ्रिगेट क्या होता है दोस्तों, एक तरह का हल्का युद्धपोत होता है, हल्का युद्धपोत। उसका जलावतरण हुआ है, मतलब जल में उतारा गया है चलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। 2 बनाने थे, उनमें से एक गोवा ने बना दिया है, जिसका नाम है त्रिपुट, याद रखिएगा। फिर बात करें चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु। चीन का एक मिशन दोस्तों चांग E5, वो मिट्टी के नमूने लेके आया, और उस नमूने में जल के अणु पाए गए हैं, और इस आणविक जल युक्त इस खनिज को अलग कर लिया गया, और उसी खनिज को अज्ञात चंद्र खनिज कहा गया। अनआइडेंटिफाई लूनर मिनरल 1 उसका नाम रखा गया, मतलब जल को अलग कर लिया गया, जो कि एक खनिज के रूप में था, उसका नाम दे दिया गया अनआइडेंटिफाइड लूनर मिनरल। 2009 में भारत का भी चंद्रयान 1, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, ये भी नमूने लेके आया था, जिसमें हाइड्रेट खनिजों के रूप में पानी के संकेत पाए गए थे। फरीदाबाद की बात करें दोस्तों तो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, मतलब जो उपचार है उसके प्रारंभिक चरण से संबंधित जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, फरीदाबाद में, याद रखिएगा। तो महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली है ये फैसिलिटी, ये भी याद रखिएगा। बात करें CEPI की, मतलब महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन की, तो इसको नॉर्वे और भारत की सरकारों, इसके साथ ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स और वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन दोनों ने 2017 में लाया था, मतलब लॉन्च किया था। ये सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक समाज संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है, मतलब इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं महामारी की तैयारी से संबंधित गठबंधन है, याद रखिएगा CEPI। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र, चीन के गांसू प्रांत में, जहां पर भूकंप भी आ चुका है। विश्व के पहले दोहरे टावर वाले सौर तापीय बिजली संयंत्र डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का अनावरण किया गया। 200 मीटर ऊंचे इसमें खंभे लगाए गए हैं, टावर हैं, जिसपे 3000 दर्पण लगाए गए हैं। तो एक तरह की ऐसी व्यवस्था की गई कि जो सूर्य का प्रकाश है इन्हीं दर्पणों पर गिरे, और दर्पणों से प्रकाश परावर्तित होकर उस प्लांट में जाए, और उस प्लांट से पानी को गर्म किया जाए, पानी को गर्म करके टरबाइन को भाप से घुमाया जाए, पानी की भाप से, और फिर बिजली पैदा हो। तो यही इसकी कॉन्सेप्ट है। तो विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र है, कहाँ, चीन में। अब बात करें देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर। तो पूछा जाए जोरावर क्या है, तो जोरावर देश का स्वदेशी हल्का टैंक है, याद रखिएगा। ये DRDO ने बनाया है, और इसका गुजरात के हजीरा में अनावरण किया है, भ्रमित मत होइएगा। DRDO के साथ साथ लार्सन एंड टुब्रो दोनों ने बनाया है। अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए इसको डिजाइन किया गया है, तो इससे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जो है इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका नाम जो है डोगरा राजवंश के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जापान ने डाइची 4 क्या है दोस्तों, एक उपग्रह है, किसका है, जापान का। तो 2-3 प्रश्न ऐसे ही आपके तैयार हो रहे हैं। तो H3 लॉन्च व्हीकल, उसका नाम है H3, उसके माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह, मतलब ये भूमि का अवलोकन करेगा कि कहाँ पर आपदा के समीकरण बन रहे हैं, मतलब आपदा की परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो कहाँ पर जल का स्तर ऊपर हो रहा है, कहाँ पर मृदा का अपरदन हो रहा है, ऐसी ही तमाम जो घटनाएं हैं हो सकती हैं आपदा के रूप में, उन सब का अवलोकन करने के लिए डाइची 4 नामक उपग्रह जो है वो जापान ने लॉन्च किया है। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। मांड्या दोस्तों
एक स्थान है कहाँ पर, कर्नाटक में। 1600 टन लिथियम की पहचान यहाँ पर की गई है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने इसकी पहचान की है। कर्नाटक में है, मांड्या, और कर्नाटक के यादगिरी जिले में है, याद रखिएगा। इससे पहले भी दोस्तों लिथियम के कई जगह पे प्रमाण मिले हैं, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का रियासी, यहाँ पर भी दोस्तों लिथियम के भंडार मिले हैं। इसके साथ ही दोस्तों ईरान में भी एक जगह पर लिथियम के भंडार मिले हैं, तो ये याद रखिएगा। लिथियम का इस्तेमाल दोस्तों बैटरियाँ बनाने में किया जाता है। जो भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो चलाने के लिए, उनको प्रचलित करने के लिए, चलन में लाने के लिए जो बातें हो रही हैं, जो योजना या रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और ये अक्सर हम लोग आयात करते हैं। तो इस तरह के प्रमाण मिलना या फिर लिथियम के भंडार मिलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MeDev-IS पेश किया। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, MeDev-IS, ऐसे याद रखिएगा, MeDevis। तो ये मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब जो मेडिकल के क्षेत्र में डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनके विषय में इस पर जानकारी मिलेगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है, मतलब कोई भी इस पर एक्सेस कर सकता है। तो उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, और जो भी उपकरण हैं उनके नामकरण, चिकित्सा उपकरण नामकरण का उपयोग करता है, मतलब सारी जानकारी, उस उत्पाद से संबंधित सारी जानकारी जो है डिवाइस से संबंधित यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो MDevis या फिर MeDevis करके याद रखिएगा। आदित्य L1 आप सब खूब सुने हैं, अपनी पहली हेलो कक्षा जो है इसने पूरी की। 2 जुलाई 2024 को इसरो ने घोषणा की कि भारत के पहले सौर मिशन, जिसका नाम है आदित्य L1, उसने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। सूर्य का अध्ययन करने वाला ये भारत का पहला मिशन है, ये भी याद रखिएगा। और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था और 2 जुलाई को ही ये पहली अपनी कक्षा जो है पूरी कर लिया। तो ये 2 वाला आंकड़ा याद रखिएगा। अच्छा, किस लॉन्च व्हीकल से इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C-57, ये भी याद रखना है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 6 जनवरी 2024 को अपनी लक्षित हेलो कक्षा में ये स्थापित हुआ था। तो 6 जनवरी को स्थापित हुआ था और 2 जुलाई को इसने कक्षा पूरी कर ली। हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, 178 दिन का समय लगता है। आदित्य L1 भारत को अंतरिक्ष में अपनी खुद की सौर वेधशाला स्थापित करने में मदद करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 2 हिस्सों को कंप्लीट कर लिया है। आगे पर्यावरण पारिस्थितिकी की सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट अस्मिता। इसका शुभारंभ हुआ है, इसीलिए चर्चा में है। सवाल बनता है किसने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। 5 वर्षों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों का विकास किया जाएगा, और ये सब शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप किया जा रहा है। इसी के साथ साथियों 2 अन्य पहलों की भी शुरुआत हुई है, जिसमें एक है बहुभाषा शब्दकोश और एक है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। जैसा कि नाम से जाहिर है, बहुभाषा शब्दकोश बहुत सी भाषाओं के लिए एक शब्दकोश रहेगा इसमें, और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर की बात करें तो एक ऐसा आर्किटेक्चर, एक ऐसा तंत्र है जो तुरंत ही जो है किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है आवश्यकता के अनुरूप। बात करें इस पहल की तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा उसके सहयोग से इस पहल को शुरू किया गया है। अब बात करते हैं डिजिटल भारत निधि की। डिजिटल भारत निधि दोस्तों, जो दूरसंचार विभाग है भारत का, उसने इसको क्रियान्वित करने के लिए नियम जारी किए हैं। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। तो दूरसंचार अधिनियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो डिजिटल भारत निधि होगी, इसके लिए जो दूरसंचार कंपनियां अपना योगदान देंगी, वह योगदान या फिर वह पैसा सबसे पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा। बात करें समेकित निधि की तो उसमें सभी राजस्व, सभी लिए गए ऋण और जो दिया गया ऋण है, यदि वो मिल जाता है, मतलब ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धनराशियाँ इसी निधि में रहती हैं, और सरकार अपने खर्चे भी इसी निधि से करती है। 22 ओवर कलाकारों के लिए अप स्किलिंग कार्यक्रम, द वॉइस बॉक्स ये नाम है इस कार्यक्रम का। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने जो है नेटफ्लिक्स जो OTT प्लेटफॉर्म है इसके साथ समझौता किया है। क्या करने के लिए? 22 ओवर कलाकारों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम है। तो नेटफ्लिक्स के साथ समझौता हुआ है। 22 ओवर दोस्तों, जैसे कि आप कार्टून कोई वीडियो देखें कार्टून वाली, तो जो ऊपर से आवाज़ दी जाती है 22 ओवर, जैसे गाना चल रहा है और आप भी उसमें बोल रहे हैं, तो इसी को ही कहते हैं 22 ओवर। तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो अगर स्किल्ड हो जाएंगे तो एक और काम करने का क्षेत्र खुल जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की बात करें दोस्तों, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 1975 में इसका गठन हुआ था। CSIR और स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मध्य एक समझौता हुआ है। इसके लिए समझौता हुआ है भारत में ग्रामीण आदिवासी कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। आजीविका बोले तो रोजी रोटी। तो CSIR की महानिदेशक कौन है? N कलाईसेल्वी, और MSSRF या फिर कहें कि MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं MS स्वामीनाथन की बिटिया जिनका निधन हो चुका है, सौम्या स्वामीनाथन है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। बात करें इस फाउंडेशन की तो ये एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है, मतलब लाभ के लिए काम नहीं करता है, ये समाज कल्याण के लिए काम करता है, इसीलिए इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है।
फिर बात करते हैं संविधान हत्या दिवस की। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, मोटा भाई हैं, उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, अभी मनाया नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि 21 महीने तक चला था। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 352 की बात करें तो राष्ट्रपति को जब लगे कि देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका है तो वह राष्ट्रपति शासन जो आंतरिक कहाँ गरारी फंस रही है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ हुआ है तो केवल और केवल एक बार हुआ है। कहाँ? आर्टिकल 352 में। क्यों दोस्तों? इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा सकता है। आंतरिक अशांति पहले शब्द हुआ था, शामिल था राष्ट्रीय आपातकाल लगाने में, तो उसको जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस केंद्र का उद्घाटन कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसके परिसर में किया है। काम क्या है? नाम से ही जाहिर है, जो भूस्खलन है उसका पूर्वानुमान करना और उस आधार पर चेतावनी बुलेटिन जारी करना। बात करें जीएसआई की तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। तब ये रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने का काम करता था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका कार्य क्या है? भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन आकलन, कहाँ पे कौन सा खनिज है, इन सब का आकलन करना। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, इसको हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ। उद्घाटन मोदी जी ने किया था 21 से 31 जुलाई। भारत में दोस्तों ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार हो रहा है। विश्व धरोहर समिति यूनेस्को के अंतर्गत एक निकाय है जिसमें यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्य देश शामिल होते हैं। तो ये 46वें सत्र का आयोजन भारत मंडपम में हुआ। अब है 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। जो सूचना प्रसारण और रेल मंत्री हैं, दोनों के एक ही मंत्री हैं भैया, अश्वनी और वैष्णव, मतलब अश्वनी वैष्णव। इन्होंने कहाँ पर उद्घाटन किया है? मिजोरम के आइजोल में किया है। और आप सब जानते हैं कि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। इस अवसर पर 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं की भी घोषणा हुई। बिहार वाले याद रख लें कि बिहार का एक रेडियो है, रेडियो मयूर, सारण जिले का है। इसका एक कार्यक्रम है टेक सखी, इसे जो है पुरस्कृत किया गया। वहीं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेडियो ब्रह्मपुत्र, ये असम का एक रेडियो है, तो इसको जो है पुरस्कृत किया गया। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा, एक रेडियो मयूर और एक रेडियो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी से ही याद रहेगा, रेडियो मयूर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 3 परीक्षण सुविधाएं, टेस्टिंग लैब्स एक तरह से स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय और टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो है चेन्नई में समझौता हुआ है। मतलब 3 परीक्षण सुविधाएं, टेस्टिंग लैब्स जो है वो चेन्नई में स्थापित की जाएंगी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य इसका वही है कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? आयात में कमी होगी और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बात करें डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक स्कीम है, भारत सरकार ने 2020 में इसकी शुरुआत की थी। 400 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ, परिव्यय के साथ इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो 75% शेयर रहेगा वो केंद्र सरकार का रहेगा और 25% जो है वो राज्यों का रहेगा और प्लस निजी संस्थान। तो ये पीपीपी मॉडल पर आधारित एक स्कीम है, याद रखिएगा। और DTIS के तहत तमिलनाडु में 4 और यूपी में याद रखिएगा 3 परीक्षण सुविधाएं स्वीकृत हुई हैं। 4 में से 3 जो है तमिलनाडु में स्थापित होने वाली हैं, इसी के लिए समझौता हुआ है। कला संस्कृति की बात करें तो चराई देव मैदान विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 46वें सत्र का आयोजन हुआ है विश्व धरोहर समिति के, तो उसी में इसको 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है भारत का। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा स्थल? नाम है उसका चराई देव मैदान। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इसके अतिरिक्त असम में प्राकृतिक श्रेणी के 2 स्थल हैं। कौन कौन से? आपको दोनों याद रखने, दोनों के दोनों विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क, दोनों असम में हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो ये 43वां स्थल है जिसका नाम है चराई देव मैदान। ये दोस्तों अहोम राजवंश का एक शवों को दफनाने का एक तरीका है, एक शैली है, टीला दफनाने की एक प्रणाली है। और ये प्रणाली जो है, ये शैली 600 वर्षों तक, ये अहोम शासन जो है लगभग 600 वर्षों तक चला। 1826 में अंग्रेजों ने जब असम पर कब्जा कर लिया तब जाके इनका शासन खत्म हुआ। और अहोम राजवंश की पहली राजधानी भी यही चराई देव मैदान थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ये थोड़ा जागरूक हो गए और जो है बाद में दाह संस्कार की शैली को, हिंदू पद्धति को अपना लिया। और दाह संस्कार के बाद भी जो अस्थियां, जो हड्डियां राख हुआ करती थी, उसको चराई देव स्थित मैदान में दफना दिया करते थे और करते हैं।
बात करें खारची पूजा की, तो ये त्रिपुरा में एक प्राचीन पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। चौथा देवी देवताओं का त्यौहार है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? त्रिपुरारी, त्रिपुरा मतलब त्रिपुरारी ने रची खा। त्रिपुरारी ने रची खा, मतलब खा का मतलब है पृथ्वी। अभी ऊपर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं को चंतई मतलब जो शाही पुजारी है के सदस्यों द्वारा सैदरा नदी तक ले जाया जाता है। एक नदी है वहाँ पर, सैदरा नदी। तो पूछी जाए कहाँ है? त्रिपुरा में। वहाँ पर जल में स्नान करा के वापस देवताओं को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। खारची शब्द ख्या शब्द से बना, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और पृथ्वी की रचना किसने की? त्रिपुरारी ने। ऐसा मान के चलिए त्रिपुरारी। तब जो है आप भूलेंगे नहीं कि खारची जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। अभय मुद्रा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी क्यों चर्चा में रही है? लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसका जिक्र किया है, और आमतौर पर आश्वासन और भय से मुक्ति का संदेश देने के लिए इस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, और भगवान बुद्ध ने भी इसका इस्तेमाल किया था। इसमें क्या होता है? दाहिनी हथेली, जो सीधी वाली हथेली है सीधे हाथ की, उसको कंधे तक उठाकर उंगलियां ऊपर की ओर की जाती है। जैसे पहले सीरियल ओम नमः शिवाय या जय माँ वैष्णो देवी या फिर जय हनुमान जैसे सीरियल आया करते थे, तो उसमें जो भगवान वरदान दिया करते थे तो वो किस तरह से ऐसे हाथ उठा के दिया करते थे। अब यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप समझिए, जब राक्षसों को भगवान वरदान दिया करते थे तो वही मुद्रा, अभय की मुद्रा। तो ये सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने का प्रतीक है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। तो अभय मुद्रा का संबंध भगवान बुद्ध से है। प्रोजेक्ट परी, संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। 46वें सत्र के दौरान ही इसकी शुरुआत की। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। जैसा कि नाम से जाहिर है, जो भारत के लोग हैं उनकी आर्ट को जो है एक तरह से प्रदर्शित करना जो है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इसका आयोजन किया गया, और यह परियोजना जो है ललित कला अकादमी द्वारा शुरू की गई है। सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत पारंपरिक कला रूपों के साथ मूर्तियां, भित्ति चित्र आदि जो है वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर क्या बनाने शुरू किए गए हैं? रचनात्मक कैनवास में फर पेंटिंग। अब आपको यहीं से चीज़ें याद रखनी है। फर पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। थंका पेंटिंग ये सिक्किम या लद्दाख से संबंधित है। लघु चित्रकला ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गोंड जो है कला वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। और तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर तमिलनाडु में ही है, इसको तो आप याद ही रख लेंगे। कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जरूर पूछ लिया जाता है। अल्पना कला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चेरियल पेंटिंग तेलंगाना से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है। लांजिया सौरा पेंटिंग ओडिशा से संबंधित है। पट्टचित्र पश्चिम बंगाल। बनी ठनी को पूछा जाता है, ये राजस्थान से संबंधित है। बरली ये भी खूब पूछा जाता है, या फिर बारली महाराष्ट्र से संबंधित है। पिथौरा कला गुजरात से संबंधित है। एपण जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। केरल वाली केरल आप कर ही देंगे। अल्पना कला ये त्रिपुरा से संबंधित है। अल्पना दो है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। तो अल्पना कला पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दोनों से संबंधित है। ललित कला अकादमी की बात करें तो ये एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। चलो एक बार फिर से आर्थिक को देख लेते हैं। राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर। फीडर सिस्टम क्या है दोस्तों? फीडर आप लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते होंगे कि फीडर पे जो है कोई फॉल्ट हुआ है। फीडर का संबंध जो है बिजली से है। तो जब ये कोई पावर स्टेशन है, यहाँ पर फीडर एक तरह का चालक है या फिर तार है, या फिर इसको कहें कि ये खटका है, ठीक है। तो ये जो इस क्षेत्र में बिजली फैली हुई है, तार जो है बिछाए गए हैं बढ़िया से खंभों का इस्तेमाल करके, तो एक तरह का खटका है, स्विच है, बस इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पूरे क्षेत्र में बिजली पहुँच गई। तो इसी को फीडर कहा जाता है। तो इसी को कंट्रोल करने का एक सेंटर स्थापित किया गया है REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर। REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। काम इसका क्या है? पूरे भारत में बिजली क्षेत्र का वित्त पोषण और विकास करना इसका उद्देश्य है। तो REC मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इससे क्या होगा? बिजली आपूर्ति, बिजली कटौती और जानकारी तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी, और जो कंपनियां हैं उनकी पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सिद्ध होगी कि कब आपने बिजली काटी और कब आपने बिजली छोड़ी। ये सब जो है इस मॉनिटरिंग सिस्टम में बढ़िया से दर्ज हो जाएगा। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा। एकीकृत मतलब दुनिया भर की जो भी फसलें हैं वो सब एक ही जगह से निर्यात होंगी। तो जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल। सर्व आनंद लेते हैं जहाज पर सोते हुए। कौन सोने वाले हैं? सर्बानंद सोनेवाल। तो ये जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने जो जनपा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, तो यहीं पर PPP मॉडल पर आधारित ये देश की पहली कृषि निर्यात सुविधा शुरू की है। काम इसका क्या है? वही रसद को सुव्यवस्थित करना। हैंडलिंग चरण, जो भी दुनिया के तामझाम और ये इधर उधर उलझाने वाली चीज़ें थीं उनको कम किया गया ताकि तेज़ी से निर्यात किया जा सके। और यहाँ पर वेयर हाउस भी बनाए गए हैं ताकि जो भी माल है, जो भी खाद्य सामग्री वो खराब ना हो। तो कुल मिलाकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जनपा पर ये एकीकृत निर्यात सुविधा शुरू की गई है। जनपा मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। जो निर्मला ताई हैं वित्त मंत्री, उन्होंने इसको समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। एंजल टैक्स क्या होता है दोस्तों? गैर सूचीबद्ध कंपनियां, जैसे कोई स्टार्टअप है एक्स, इसको अगर बाजार से पैसा उठाना है तो ये शेयर बेचेगी अपने, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ज़्यादा पैसा उठाने के लिए शेयर की कीमत है 5 रुपये, लेकिन उसको बेचेगी कितने में? 10 रुपये में।
तो इसको एक्स्ट्रा 5 रुपये का एक शेयर पे मुनाफा हो रहा है। तो इसी मुनाफे को काउंटर करने के लिए सरकार एंजल टैक्स लगाती है। एंजल जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक तरह का दूत, उस कंपनी के लिए दूत होता है एंजल। उसको जो है आर्थिक सहायता पहुंचाता है, उसको वित्तीय मजबूती प्रदान करता है, तो उसके लिए एक तरह का दूत होता है। ये दूत होते कौन है? ये जो कंपनी एक्स है, इसी के कोई अपने परिचित होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो इससे क्या होता है, यही लोग जो है घूम घूम के शेयर खरीदते हैं और शेयर का जो भाव है वो बढ़ता जाता है और लोग जो हैं इसमें पैसा लगाते चले जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलता है। अब ये लोग पैसा, भले ही ये एक्स की ही ब्लैक मनी हो, एक्स इनको पैसा देगा अपने रिश्तेदारों को और रिश्तेदार यहाँ लगाएंगे पैसा, तो ये जो ब्लैक मनी है ये वाइट मनी हो जा रही है। तो इसी से बचने के लिए सरकार ने 30.9% का एंजल टैक्स जो है वो कंपनियों पर, ऐसे जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उन पर 2012 में लागू किया, याद रखिएगा। और ये है क्या दोस्तों, आपको ऊपर ही बता दिया है, बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकने के लिए लाया गया था। धन का सृजन आप जान ही रहे हैं, लगातार लोग शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा। खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ। हैकाथॉन मतलब एक तरह की प्रतियोगिता है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में, याद रखिएगा हैदराबाद में, इस हैकाथॉन का आयोजन किया। किस लिए? खनिज खोज, जो खनिज हैं छिपे पड़े हैं भूमि के गर्त में, पृथ्वी के गर्भ में, उनको नवोन्मेषी तकनीकों का सहारा लेके किस तरह से आसानी से निकाला जाए, मतलब नए नए आइडियाज़ देने हैं कि कैसे आसानी से इनको निकाला जाए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा, मशीन लर्निंग, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इन पर आधारित टेक्नोलॉजी का आइडिया जो है ईजाद करना इस हैकाथॉन का उद्देश्य था। विझिंजाम, दोस्तों केरल के विझिंजाम में अडानी समूह के नवनिर्मित बंदरगाह है उसका, अडानी समूह का, उस पर पहले मालवाहक जहाज का स्वागत किया गया। दोस्तों केरल में ये पहला ऐसा बंदरगाह बना है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा। तटीय शहर विझिंजाम में बंदरगाह बनाया गया। एकमात्र भारतीय महाद्वीप का ऐसा बंदरगाह है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से करीब और भारतीय तटरेखा पर स्थित है। ये देखिए, ये भारत है और ये यहाँ पे केरल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बड़े बड़े जहाज और इधर जो भी एशिया का व्यापार है वो यहीं से होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्ट है ये इसके नज़दीक है। तो ये इस तरह का पहला पोर्ट है, याद रखिएगा। और जो फैक्ट दिया गया है कि 95% विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से होता है भारत का। कभी कभी इस तरह के फैक्ट जो है कथन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। और मूल्य के लिहाज से 70% व्यापार होता है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने, 95% और 70%। खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना बताई गई है। एक सर्वे किया है अमेजन पे ने और कहा है कि भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान, ये जो हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे ये सब करते हैं, इसी की बात कही जा रही है कि 2030 तक 2 गुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। भारत में यूपीआई लेन देन की शुरुआत 2016 को हुई थी, ये भी याद रखना है। तो $7 ट्रिलियन कब तक हो जाएगा? 2030 तक। फिर ड्रेज्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव को मंजूरी। ड्रेज सेडिमेंट्स क्या है दोस्तों? ड्रेज्ड सेडिमेंट्स झीलें हैं, नदियां हैं, बंदरगाह हैं और जो अन्य जल निकाय हैं, ताल, तलैया, पोखर, इनमें जो तलछट जमा है, जो गाद है, जो अपशिष्ट है, उसका मूल्यवर्धन किस तरह से किया जाए, इस पर शोध के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो ड्रेज्ड सेडिमेंट्स हैं ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे यदि इनका मूल्यवर्धन हो गया तो इससे कहीं ना कहीं जो अपशिष्ट है उसका इस्तेमाल होगा और पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचेगा। उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। तो ड्रेज्ड सेडिमेंट्स क्या हैं? वही जो जल निकाय हैं उनकी तली पर जमा हो जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग जो एलिमेंट्स हैं, जो रिसाइकिल होने योग्य हैं, वही ड्रेज्ड सेडिमेंट्स हैं। भारत सरकार और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितने रुपए के? $170 मिलियन रुपया जो है, मतलब डॉलर जो है वो देगा कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसको? भारत को। किस लिए? जो यहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली है, हेल्थ सिस्टम है, उसको उन्नत करने के लिए और जो आने वाली भविष्य की महामारियाँ हैं, भगवान करे ना आए, तो उससे निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दे दी है। और ये राशि जो है भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में व्यय करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना। बात करें एशियाई विकास बैंक की तो स्थापना इसकी 1966 में भी थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो असाकावा हैं, इतना याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर जो है इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मनीला में एक चीज़ और है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। यूपीडा द्वारा रक्षा गलियारों को व्यापक बनाने हेतु एक समझौता किया गया। यूपीडा क्या है दोस्तों? यूपीडा मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन जो है दोस्तों वो 2007 में किया गया था और इसका काम इसके नाम के अनुरूप ही है, मतलब एक्सप्रेस वेज का निर्माण करना। तो ये जो समझौता हुआ है किसके साथ हुआ है? एक निजी कंपनी है, आपको उसका नाम याद रखना है, यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन। यूएस छोड़ सकते हैं लेकिन टेस्टिंग फाउंडेशन आपको याद रखना है, इसके साथ इसने समझौता किया है। 6 स्थानों को मिलाकर
डिफेंस कॉरिडोर जो है वो यूपी में बनाया जा रहा है। ये 6 स्थान आपको, ये 6 जिले आपको यूपी के याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक अलीगढ़ है, दूसरा आगरा है। दोनों में दोस्तों ए आता है, मतलब आ आता है, तो आ वाले दोनों पास पास रख लीजिए, अलीगढ़ और आगरा। फिर लखनऊ, लखनऊ को एल यू के से लिखेंगे, तो एल का मतलब लखनऊ हो गया, के का मतलब कानपुर, तो लखनऊ और कानपुर हो गए हैं। फिर चित्रकूट और झांसी, ये दोनों बुंदेलखंड वाले हैं। जा के बाद जहाँ आता है, तो इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे, तो चित्र और झांसी दोनों याद रहेंगे। तो 6 जिले जो हैं डिफेंस कॉरिडोर में शामिल हैं। इन्होंने इसमें नहीं दर्शाया था, लेकिन हमको याद रखना है, नाम पूछे जा सकते हैं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। पहली बात, ये कब शुरू किया गया? 20 जुलाई 2024 को ये शुरू किया गया। कहाँ? यूपी में ही। किसने इसका उद्घाटन किया? शुरुआत किसने की? तो आदित्यनाथ जी ने की। कहाँ से की? तो लखनऊ के अकबर नगर में। अकबर नगर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन लखनऊ आपको याद रखना है। कौन सा पौधा लगा के शुरुआत की? तो हरिशंकरी एक प्रजाति है पौधे की, उसके पौधे से योगी जी ने शुरुआत की। इससे पहले योगी जी 8 जुलाई को, आपको डेट याद नहीं रखनी है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ, उससे पहले वृक्षारोपण जन अभियान 2024 शुरू कर चुके थे, जिसके तहत यूपी और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से यूपी और नेपाल या फिर भारत और नेपाल की मित्रता का द्योतक है, इसलिए इसको मित्र वन कहा गया है। उद्देश्य दोस्तों क्या है मित्र वन का? हरित आवरण को बढ़ाना है। दोनों के बॉर्डर पे जो हरित आवरण है उसमें वृद्धि करना। वृक्षारोपण जन अभियान जो है दोस्तों, इसके तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, शक्ति वन महिलाओं से संबंधित होगा, युवा वन उसमें युवा वर्ग खासकर जो पुरुष वर्ग है वो शामिल होगा, बाल वन बच्चों के द्वारा जो लगाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश आम महोत्सव की बात करें 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों लखनऊ में हुआ है, लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में। और इसका आयोजन जो है अक्सर जुलाई में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। इस दौरान जो है आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि जापान और मलेशिया को यूपी कितने टन आम निर्यात करेगा? तो ये याद रखिएगा आंकड़ा 40 टन जो है यूपी आम निर्यात करेगा। और इसके साथ 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी आप सब जानते होंगे, अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है फैक्ट कि देश के आम उत्पादन में यूपी का योगदान जो है लगभग 30% है। सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ, वाराणसी, इन 4 जिलों में जो है पैक हाउस स्थापित किए हैं यूपी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से, याद रखिएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। अब सवाल बनता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कहाँ? तो लखनऊ में। यदि बात करिए गन्ना अनुसंधान परिषद की, तो परिषद है दोस्तों शाहजहांपुर, SPN शाहजहांपुर को लिखा जाता है। शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान परिषद है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्यों इसको दिया गया है सम्मान कृषि नेतृत्व पुरस्कार? उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी और 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन कर दिया गया। तो ये वर्ष याद रखिएगा 1969 और 1952। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस की। यूपी का राज्य पक्षी है सारस क्रेन, इसकी आबादी में वृद्धि हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। यूपी के वन विभाग ने गणना कराई इनकी और पाया गया कि 19,918 सारस जो हैं वो यूपी में विद्यमान हैं। और ये 2023 की तुलना में 396 अधिक है, मतलब 396 की वृद्धि हुई है, आपको ये याद रखना है। तो कितने की वृद्धि हुई है? 396 की वृद्धि हुई है। और हैं कितने? 19,918। फिर इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। तो पूछा जाए किस जिले में सर्वाधिक सारस हैं, तो इटावा में है, याद रखना है। हापुड़ और पलियाखीरी में सबसे कम है, मात्र 2 हैं। और राज्य के 10 वन प्रभागों में सारसों की संख्या 500 से अधिक है। तो सबके नाम याद मत रखिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कितने वन प्रभाग? 10 वन प्रभाग, इनमें 500 से अधिक सारस हैं। और मोटा मोटी शाहजहांपुर और हरदोई को याद रख लीजिए, ये दोनों पास पास हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको ये आंकड़ा याद रखना, कितनी वृद्धि? 36% की। राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए और कहा है कि 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। बस इतना ही याद रखिएगा। सलखन जीवाश्म पार्क। अब सवाल बनता है ये क्यों चर्चा में? क्योंकि इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे कौन प्रकाशित करता है? तो यूनेस्को करीब डिस्को कहाँ? पेरिस में। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो सलखन जीवाश्म पार्क है कहाँ? तो ये दोस्तों ये सोनभद्र जिले में है। ये जीवाश्म पार्क है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था यूपी ने, हालांकि इसे शामिल अभी नहीं किया गया है। और आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक अभी नई दिल्ली में हुई है। और ये जो जीवाश्म है यहाँ पर पार्क में जीवाश्म जो है वो 1400 मिलियन वर्ष पुराने हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो सलखन जीवाश्म पार्क है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है। तो ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है? सोनभद्र में। 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में इसको मान्यता दी गई, इसका उद्घाटन किया गया। किसका? सलखन जीवाश्म पार्क। फिर बात करते हैं वर्ल्ड और WRI, इन दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए समझौता हुआ है। तो बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वर्ल्ड जिसको कहते हैं, ये लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर। और इसने जो है ये दोस्तों एक नाबार्ड की ही संस्था है। वर्ल्ड नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान है वर्ल्ड। भारत और विदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास, बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं देता है। तो वर्ल्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में।
तो इसने जो है बर्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके लगभग सभी देशों में जो मुख्य देश हैं वहाँ हेडक्वार्टर हैं। तो भारत में भी इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये बात भी याद रखनी है। इसने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, दुनिया के रिसोर्सेज की देखरेख करता है, फिर चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, उनको लेकर ये दुनिया के समक्ष पक्ष रखता है। तो इसका मुख्य जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो समझौता दोस्तों जलवायु परिवर्तन, सतत विकास को बढ़ावा देने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो बर्ड और WRI, वर्ड और री, इन दोनों को याद रखिएगा। फिर बात करते हैं RMLIMS लखनऊ में डिफ्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है। तो पूछा जाए कि डिफ्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है, तो लखनऊ में शुरू हुआ है। लखनऊ में कहाँ शुरू हुआ है? तो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, यहाँ पर एक नया वैक्सीन बना है, उसका नाम है बूस्टेजेन। उसका जो है तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है, याद रखिएगा। ये नए डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस DPT वैक्सीन का नाम है क्या? बूस्टेजेन। तो इसका परीक्षण चल रहा है कहाँ? बूस्टेजेन का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। कहाँ है वो? लखनऊ में है। फिर बात करते हैं बूस्टेजेन वैक्सीन का लक्ष्य एरोसेल से प्रतिस्पर्धा करना है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाने वाला वैक्सीन है। डिफ्थीरिया के लिए एक सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाया है एडासेल, तो इससे जो है कंपटीशन करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। और आप सब जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ये पुणे में है, और इसी ने जो है दोस्तों कोविशील्ड बनाया था, ये भी याद रखिएगा। कोविशील्ड वैक्सीन जो कि कोरोना के लिए था और जो हाल फिलहाल में खूब चर्चा में रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर देखते हैं। यूपी ने क्या किया है दोस्तों? मलेरिया नहीं, डायरिया बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत की, ताकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं मलेरिया से बच सकें। इसके साथ ही मेरठ में श्री वेंकटेश्वर जो विश्वविद्यालय है, इसने अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। तो श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है पूछ लिया जाए तो मेरठ में है, इसने ब्राजील के साथ समझौता किया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसने यूपी में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। और शुरुआत कहाँ से की है? तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की है। उद्देश्य क्या है? हर घर की छत पे जो है सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करके उस घर को क्लीन एनर्जी जो है दी जा सके। यूपी में ही दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है, माला नदी। वहीं पर जैव विविधता को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के लिए यूपी ने एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा नाम, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर दोस्तों जो IIT लखनऊ है, जिसको IITL कहा जाता है, इसने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से जो छात्रों में तनाव होता है उसको दूर करने के लिए जो नृत्य कक्षाएं हैं उनका आयोजन करने का फैसला लिया है। और इन कक्षाओं के लिए इसने IITL मतलब लखनऊ में कथक, जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, कथक शिक्षक को नियुक्त किया है। तो पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए नृत्य कक्षाओं के आयोजन की शुरुआत की है? तो यूपी। फिर है लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा और रोजगार के अवसर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है, याद रखिएगा। यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए 12 बंकी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 112 जो है वो पुलिस हेल्पलाइन है। लखनऊ से दुधवा जो नेशनल पार्क है वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। यूपी ने 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा विनिमय समझौते किए हैं सरकार के साथ, ये भी याद रखना है। तो इस तरह से यूपी कवर हो गया है। अब बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि अब हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। यूपी की तरह ही बिहार ने भी प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित कर दिया है। इसमें क्या है? 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना है पेपर लीक या नकल कराने के मामले में जो है ये सजा रखी गई है। 1981 में इससे पहले का कानून था, उसमें दोस्तों मात्र 6 महीने की सजा थी, तभी ये लोग ज्यादा मजा ले रहे थे। कोसी नदी, जिसे दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, इसके जल के दोहन के लिए 11,500 करोड़ रुपए जो हैं बजट में जिसकी घोषणा की गई है वो आवंटित हुए हैं। दोहन और उपयोग के लिए 11,500, बिहार वाले इसको याद रखें, विशेष रूप से याद रखना है। 11,500 करोड़ रुपए मतलब 11,500 करोड़ रुपए। बिहार का शोक इसको कहा जाता है। स्रोत इसका तिब्बत में है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर हैं। ये दोस्तों गंगा नदी से कटिहार जिले में जाकर मिलती है, ये भी याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, ये यूपी वाले भी देख लें, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। ये दोनों दोस्तों धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों को बजट में जो यूपी का काशी विश्वनाथ मंदिर है उसकी तर्ज पर यहाँ पर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो विष्णुपाद मंदिर दोस्तों कहाँ है? गया में, और महाबोधि मंदिर बोधगया में है। भगवान विष्णु को समर्पित है विष्णुपद मंदिर, और ये जो है फल्गु नदी के तट पे है, ये भी याद रखना है। फिर बात करें विष्णुपद के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था दोस्तों? अहिल्याबाई ने किया था, जो कि इंदौर की रानी थी। महाबोधि मंदिर की बात करें, महाबोधि ये बिहार है दोस्तों। बिहार आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ये जो है दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल है। महाबोधि बिहार कहाँ है दोस्तों? बोधगया में है। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है? केवल गया में। तो बोधगया और गया दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। फिर बिहार नगर पालिका ने एक संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, चाहे नगर निगम के आधार पर हों, चाहे नगर परिषद के आधार पर हों या नगर पंचायत के आधार पर हों,
जैसे नगर निगम में मेयर होता है, डिप्टी मेयर होता है, वैसे ही नगर परिषदों में पार्षद होते हैं। तो इन सब को जो है पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव से मुक्ति दी गई है। मतलब इनके खिलाफ 5 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा, याद रखना इसको। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं बिहार को लेके। अवधेश नारायण सिंह, ये दोस्तों बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। भागलपुर दोस्तों कहाँ है? भागलपुर बिहार में ही है। और भागलपुर में दोस्तों एक खिलाड़ी है मधु कश्यप, ये देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर, पहली ट्रांसजेंडर जो है वो सब इंस्पेक्टर बनी है। फिर दोस्तों एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने एक फैसला लिया है। बेगूसराय जिला जो कि कन्हैया कुमार से संबंधित है, इस जिले में एक आर्द्रभूमि स्थल है काबर ताल आर्द्रभूमि। इसके अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए एनजीटी ने 4 सदस्यीय, नाम ये संख्या याद रखनी, 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और काबरताल आर्द्रभूमि किस जिले में है? बेगूसराय जिले में है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। तो यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में। इस फैक्ट को बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी भी याद रखें। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 55 जिलों में जो है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं, इनके द्वारा 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉलेज हैं, उनमें बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों का ज्ञान जो है दिया जाएगा। तो इनका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नाम है प्रधानमंत्री का, लेकिन उद्घाटन किसने किया है आपको याद रखना है, अमित शाह जी ने किया है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों क्यों इनको पहले बनाया गया? क्योंकि ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों, कस्तूरी रंगन ने जो है दोस्तों शिक्षा में रंग भर दिया। कस्तूरी रंगन को याद रखिएगा, 2020 में लाई गई है। कस्तूरी रंगन की सिफारिशों, जो समिति बनाई गई उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया है। फिर लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने, अच्छा ये जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है इसको सभी राज्यों वाले अभ्यर्थी याद रखेंगे। लोकपथ मोबाइल ऐप, मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। काम इसका क्या है? जो जनता की सड़क समस्याएं हैं उनका 7 दिनों के अंदर निदान किया जाएगा, याद रखिएगा। राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। देखो प्रधानमंत्री सम्मान निधि पहले से चल रही है, जिसके तहत 6,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं, 4-4 महीनों के अंतराल पर दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपए। लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, याद रखना भजन लाल, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्मान निधि जो है वो उसकी शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपए मिलेंगे। तो 6,000 तो उनको पहले से मिल रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के, अब जो है सीएम किसान सम्मान निधि के 2,000 और मिलने लगेंगे। तो इस तरह से कुल 8,000 का मजा जो है ये लोग लेने लगेंगे। ये साथियों किसान के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे कुछ होने हवाने वाला है नहीं। हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो आईटी सक्षम युवा योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में युवा को सक्षम बनाया जाएगा। गरीब परिवारों के कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने जो है देहरादून में स्टेट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी, राज्य की पहली चिड़िया या फिर पक्षी गैलरी की शुरुआत की है। इसमें उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई जाएंगी पक्षियों की, तो कहीं ना कहीं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी आनंद आएगा। झारखंड की बात करें दोस्तों, तो झारखंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन जो है 2005 के एक्ट के तहत 2007 में, मतलब दूसरे वर्ष इसका गठन किया गया। इसने जो है दोस्तों झारखंड की जो अभरक खाने हैं, माइका के खाने हैं, उनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया। मतलब वहां पर पहले बच्चे काम किया करते थे, अब उनको जो है बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष यदि पूछ लिए जाएं तो प्रियांक केजी, मतलब कानूनगो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल जो है बनाया गया है भारत सरकार के सहयोग से। कहाँ बनाया गया है? तो दंतेवाड़ा जिले में। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको छत्तीसगढ़ वाले ही याद रखें। लेकिन झारखंड की जो एक खबर ये है, इसको विशेष रूप से याद रखना है कि अभरक खदानें जो है बाल श्रम मुक्त घोषित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को बड़ा केंद्र में रखती हैं सरकारें। 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही लाडला भाई योजना भी इन्होंने शुरुआत की है, इसकी भी शुरुआत की है। तो लड़कों के लिए दोस्तों, उनको कुशल कार्यबल के रूप में तैयार करने के लिए 12वीं कक्षा पास करने वाले लड़कों को 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आजीवन नहीं, ना ही नौकरी पाने तक इंटर्नशिप कराई जाएगी 6 महीने की। आम बोलचाल में कहें इंटर्नशिप, एक तरह से जो काम करना है उसको सिखाया जाएगा और उस सिखाने के दौरान 6 महीने तक वेतन भी मिलेगा, 6,000 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का मॉडल था उसी से मिलता जुलता मॉडल जो है ये सरकार फॉलो कर रही है। डीबीटी के थ्रू पैसे भेजे जाएंगे। वारकरी संप्रदाय दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान विट्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा, यहाँ पर दोस्तों वार्षिक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो जो तीर्थ यात्री हैं उसमें शामिल होने वाले हैं, उनके लिए पेंशन योजना की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। वारकरी संप्रदाय जो है दोस्तों 13वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय सामने आया था। और ये लोग जो हैं, इस संप्रदाय के लोग भगवान विट्ठल या फिर विठोबा को, जो पंढरपुर के देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इन्हें जो है भगवान विट्ठल को विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। इनके
इस संप्रदाय के प्रमुख जो गुरु हैं, जो संत हैं, उनके नाम याद रखने, तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला और एकनाथ। गुजरात सरकार की चर्चा में दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने जो निर्माण श्रमिक हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उन लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए दोस्तों ये झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। इस तरह के मजदूर आपको हर बड़े शहर में मिल जाएंगे। काम करने जाते हैं तो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, लेकिन जो लोग बनवाते हैं उनके लिए आलीशान बिल्डिंगें बना के देते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक शॉपिंग मॉल में एक साधारण व्यक्ति को घुसने नहीं दिया गया। तो ऐसे ही लोगों को आवास देने के लिए ये योजना जो है, श्रमिक बसेरा योजना, गुजरात सरकार ने शुरू की है। 5 रुपये पर डे का भुगतान करके इसमें मजदूर रह सकता है। मगजी लड्डू है कहाँ का दोस्तों? ओडिशा का है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये एक पारंपरिक मिठाई है, इसे भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो मगजी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का? ओडिशा का है। भैंस के दूध से जो पनीर बनता है उससे बनता है मगजी लड्डू। चीनी और इलायची भी इसमें मिली रहती है। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको याद रखनी है। मोदी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। अभी बनके तैयार नहीं हुई है, उसके निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है सुरंग का? तो सिंकुन ला सुरंग। लंबाई इसकी कितनी है? 4.1 किलोमीटर, 15,800 फीट की ऊंचाई है। निर्माण कौन कर रहा है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रो इसका निर्माण कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें दोस्तों, उनके करंट अफेयर्स को देखते हैं। नागालैंड को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। बागवानी में इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तो इसको यह पुरस्कार दिया गया है। 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार दिया गया है। अब सवाल बनता है कि यह सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? तो यह सम्मेलन जो है, यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना। दोस्तों नया प्रयोग है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जैसा भी आपका अनुभव रहा हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि इसको जारी रखा जाए या फिर पहले वाला ही सिस्टम रखा जाए। नागालैंड को 3 बागवानी फसलों, नागा मिर्च, नागा टमाटर और नागा स्वीट खीरा, इनको जीआई टैग के लिए जो है पंजीकृत कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, अभी मिला नहीं है लेकिन पंजीकरण हो गया है। सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों जीआई टैग अब पंजीकरण हुआ है। तो जीआई टैग दोस्तों एक्ट है, एक 1999 में बना था। इसी के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। और सबसे पहले 4 में चाय के लिए दिया गया था। कौन सी चाय? दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था सबसे पहले जीआई टैग 2004 में। ये भी याद रखिएगा। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने जो पर्यटक वाहन है, जो लोग गाड़ी से घूमने जाते हैं, उनमें कहा है कि एक कचरा बैग जरूर रखें ताकि इधर उधर कचरा ना फैलाएं। लोग जाते हैं खा पी के जो है पन्नी और बोतल वगैरह फेंक देते हैं। हेलो मेघालय इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर दी टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है, भी याद रखिएगा, ओवर दी टॉप। तो ये सब वेब सीरीज बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, और मैं ज़्यादा के नाम नहीं जानता हूँ, नेटफ्लिक्स से समझ लीजिएगा, वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो हेलो मेघालय ओटीटी प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है किसने? मेघालय ने। ये क्या करेगा? स्थानीय जो निर्माता हैं, जो कलाकार हैं, जो दबे हुए कलाकार हैं, गांव के कुशल कलाकार हैं, उनको मौका देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि उसकी जो प्रतिभाएं हैं मेघालय की, वो देश के समक्ष आ सकें, दुनिया के समक्ष आ सकें। तो केरल के बाद मेघालय ऐसा दूसरा राज्य बना है जिसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये राज्य सरकार का ही प्लेटफॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त कार्यक्रम। जैसा कि नाम से जाहिर है सिविल्स की बात हो रही है, तो ये सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं वो जब प्री पास कर लेंगे तो 1 लाख रुपए सरकार उनको देगी। तो इस तरह की ये योजना है सिविल्स अभ्यस्त कार्यक्रम। किसने शुरू किया है? मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कहाँ के? तेलंगाना के हैं। तो वही है, प्री निकाल लिया तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। महीने में नहीं दोस्तों, पूरा दिया जाएगा जब तक आप मुख्य परीक्षा नहीं दे लेंगे। तो ऐसी पहल जो है सबको करनी चाहिए, सभी राज्यों को, तो अभ्यर्थियों का मजा हो जाए और दबाव मुक्त होकर जो बढ़िया से तैयारी कर सकें। श्री दशरथी कृष्णामाचार्य पुरस्कार इसे दिया गया जुकांति जगन्नाथन को, लेखक और कवि हैं। इससे जाहिर होता है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है दोस्तों तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। जुकांति जगन्नाथम इनको दिया गया है। दशरथी पुरस्कार, बस इतना याद रखिएगा, जगन्नाथम और दशरथी, जो आसानी से याद हो जाए वही पकड़ लीजिए, बाकी तो छोड़ ही देना है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसको अपडेट करने वाली ग्राम पंचायत बनी है अलपुझा जिला। कहाँ है? केरल में। इसकी एक ग्राम पंचायत है थजाकारा। इसने स्थानीय लोगों की भागीदारी से इस रजिस्टर को अपडेट किया है। एक्चुअली जैव विविधता अधिनियम 2002 में यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय स्तर पर जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करना अनिवार्य रहेगा, उसका विकास करना अनिवार्य रहेगा। तो जो स्थानीय लेवल पर लोग रहते हैं उन्हीं की मदद से इसको अपडेट किया जाता है। जो भी चाहे पौधों की प्रजातियों में वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो, या फिर जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या में कमी हुई हो या वृद्धि हुई हो, उस सब का ब्यौरा जो है इसमें अपडेट किया जाएगा। बस यही याद रखना है, इतनी सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति, दोस्तों महाराष्ट्र ने जो है, ये जो समिति है दोस्तों, इसने घोषणा की और कहा है कि महाराष्ट्र राज्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। और अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो महाराष्ट्र और नागालैंड दोनों को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने दोस्तों सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया, एक नया विभाग सृजित करने का निर्णय लिया है।
राजस्थान ने अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाई है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2030 तक इसका उद्देश्य है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को घटाकर 50% कर दिया जाए। तो ये नेशनल लेवल का फैक्ट है, याद रखिएगा। न केवल राजस्थान वाले इसको याद रखें बल्कि सभी स्टेट वाले अभ्यर्थी इसको याद रखें। फिर है, केंद्र सरकार ने फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाएगा जो एशिया का पहला होगा। ये फैसिलिटी जो है एशिया की पहली है। इसमें जो है प्री क्लिनिकल नेटवर्क मतलब प्री क्लिनिकल फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। मतलब इलाज होने से पहले जो छोटी मोटी जांचें वगैरह हैं और जो अनुसंधान वगैरह हैं उस पर काम किया जाएगा। कहाँ? फरीदाबाद में एक फैसिलिटी या फिर एक सेंटर बना है, याद रखिएगा। बीएसएफ ने एसबीआई बैंक के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलके श्रीनगर में जो मुख्यालय है बीएसएफ का, उसके साथ मिलके कहा है कि पेड़ों के साथ बढ़ें। ये एक अभियान है, पेड़ों के साथ बढ़ें, उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ? बीएसएफ मुख्यालय श्रीनगर में। और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य के जो मंत्री हैं अब अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अपनी